टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का, जैसे सब लोग कहते हैं कि दौर है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉलिटिकल क्लाइमेट को लेके काफ़ी सारे लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, अपनी आगाही एक राय की वो अपनी राय दे रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम कभी कभी मैं देख रहा हूँ तो उसमें होता है कि अगर कभी क्या आपकी राय का किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक गाली गलौज शुरू हो जाती है, बदतमीज़ी शुरू हो जाती है, यहाँ तक के लोग एक दूसरे के घरों पे जाके उस कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत ही अनलिमिटेड हद तक लेके जाना चाह रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। कहीं पे भी आप देखेंगे कोई भी कॉन्वर्सेशन है, कोई भी बात है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ख़ास तौर पे मज़हब और पॉलिटिक्स को लेके, आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने जो जज्बात उसको कंट्रोल किया करें। टॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया सिर्फ आपकी राय के लिए नहीं बना है, बहुत कुछ आप इससे सीख भी सकते हैं। पूरी दुनिया है यूट्यूब के ऊपर, देयर आर सो मेनी कोर्सेज दैट यू कैन डू। आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सहारा आप यूट्यूब से ले सकते हैं, फेसबुक से ले सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सिर्फ ताका झाकी के लिए इस्तेमाल नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है और हम ये चाहते हैं और वो चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा, आपकी पूरी ज़िंदगी इस काम का हिस्सा नहीं है। तो सोशल मीडिया का अगर आप बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्चुअली पैसे भी बना सकते हैं, अपने बिजनेसेस बना सकते हैं। और पैसे बनाने के जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ऑल फॉल रील्स बनाएं और फजूल गानों पर डांस करके पैसे बनाना शुरू कर दें। सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको कोई हुनर आता है, कोई बिज़नेस आप करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपकी इनफरादियत है, आपको वो काम बड़े अच्छे से आता है और आप उसके अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म्स इसलिए होते हैं। तो इनका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन गलत है और कौन सही है ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप किसी की राय से इख्तलाफ करते हो, अगर आपको नहीं लगता हो कि यार ये बंदा सही कह रहा है या इसकी बात झूठ है, तो वहाँ थोड़े से अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक कमेंट करने से जिसके अंदर आप धाड़ रहे हो शेर की तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। सिर्फ ये पता चलता है कि आप कहाँ से आते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल करके इस तरह के जो अपने जज्बात हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करके भी आप कोई भी चीज़ आई थिंक चेंज इतना नहीं कर सकते सिर्फ एक कमेंट लिख के। आज की बहुत ही बेहतरीन जो आपके लिए लाइनअप की ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी में फ़िट रहने के लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिटनेस के अंदर आज आप देखेंगे जिया अली को, जो कि आपको सिखाएंगी कि ज़िंदगी योगा के थ्रू कितनी बेहतर की जा सकती है। और बेसिकली हमारा जो द मॉर्निंग स्टार का फिटनेस सेगमेंट होता है वो हमने ये इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि आप घर बैठे हुए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते या अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, घर के बाहर किसी मजबूरी की तहत नहीं जा सकते, तो आप अपने घर बैठे हुए किस तरह से आप फिटनेस कर सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे मैं तो ऑलरेडी इतनी दुबली हूँ, अब मैं क्या फ़िटनेस करूँ। एक्सरसाइज करना आपके जहन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं विद एज, विद टाइम। अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं होते तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक एक्टिव, एक फ़िट लाइफस्टाइल अपनाइए। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है, निज़ाम हज़म ऐसा होता है कि वो कुछ भी खा लें वो बड़ी जल्दी हज़म हो जाता है, उनको लगता नहीं है। लेकिन उनको ये लगता है कि अरे भाई हमें तो कुछ लगता नहीं, हम स्किनी हैं तो हम हेल्दी होंगे। लेकिन आपको फ़िटनेस को ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आप हेल्दी महसूस करें, आपका ज़हन अच्छा महसूस करें। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको जिया अली के पास लेके जाएंगे और सिखाएंगे कुछ फ़िटनेस। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जिया अली हूँ और असफर थैंक यू सो मच। हम आप लोगों के प्लेटफॉर्म से एक बेसिक योगा क्लास शुरू करने वाले हैं। मैं योगा टीचर हूँ बहुत सालों से और इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको योगा का बेसिकली। और जो बेसिक योगा है, जो कि लोग योगा को बहुत ज़्यादा एक टैबू बना बैठे हैं कि जी योगा जो है वो बहुत फिट लोग ही कर सकते हैं।
और स्पेशली जब मैं बताने की कोशिश करती हूँ तो लोग समझते हैं कि जी आप तो बहुत फिट हैं और आप तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो आप ये काम कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत मोटे हैं या हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने के लिए आपको रोज़ 10 मिनट छोटी छोटी टिप्स दूंगी और छोटे छोटे मशवरे दूंगी, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि देखिए योगा या मेडिटेशन जो है वो कुदरती चीज़ है, और ये हमें अगर मैं कह सकती हूँ कि बाय बर्थ गिफ्ट मिली हुई है। अगर आप हिम्मत करें और इसको समझें, क्योंकि जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तो हम एक सर्टन पॉस्चर में होते हैं, हम उसको योगिक लैंग्वेज में योगिक पॉस्चर्स कहते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं तो एक सर्टन जो पॉस्चर होता है वो एक इंसान का ऐसा पॉस्चर है जिससे आपके ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे होते हैं। सो ये पॉस्चर्स जब मैं आपको योगा हम जब रेगुलरली करेंगे, एवरीडे करेंगे, तो वो पॉस्चर्स उस तरह लेटने के और आपके ऑर्गन्स को आराम पहुंचाने के, सो मैं वो कनेक्शन आप लोगों के माइंड और बॉडी का डेवलप करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि योगा जो है वो एक नेचुरल चीज़ है। इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। आप किसी भी एंगल में बैठ सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल हो, आप इजी हो, आप कुछ ज़बरदस्ती अपने साथ ना कर रहे हो। ठीक हो गया? सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो मैं आज जैसे सीधे पोस्चर में बैठी हुई हूँ, मैं इसलिए बैठी हुई हूँ कि मैं 20-22 साल से योगा कर रही हूँ और मैंने जो अपनी कमर का पोस्चर है वो सीधे बैठ के थोड़ा सीधा कर लिया है, तो शुरू में जब आप अगर बैठते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी टांगे ऐसे नहीं रह पाएंगी। आप जैसे भी इजीली बैठ सकें, आप अगर ऐसे भी इजीली बैठ सकते हैं 5-7 मिनट के लिए, तो आप ऐसे बैठ जाएं। ठीक है? कुछ लोग नमाज के पोस्चर में ऐसे इजीली बैठ सकते हैं थोड़ी देर, 2-4-5 मिनट, तो ऐसे भी बैठ जाएं। बात सुन रहे हैं, कोई पोस्चर कर रहे हैं, सो ऐसे भी बैठ जाएं। सो ये चीज़ें जो सारे बैठने की हैं, क्योंकि हमारे बैठने की जो एक हमारे प्रॉपर बैठने की टीचर्स की जो तालीम होती है वो सबसे पहले ये शुरू होती है कि आप अगर कंफर्टेबली बैठे नहीं हुए, सो आप बाकी पोस्चर्स को करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये इससे हम शुरू करते हैं कि हम लोग अपना जो भी आप घर में, ऑफिस में, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठना चाहते हैं, जो मैंने अभी 2-3 आपसे डिस्कस किए हैं, वो आप बैठें और सिर्फ अपने सांस पे भी अपने सांस पे आपने तवज्जो करनी है। आंखें बंद करके सिर्फ देखिएगा कि जो सांस आपकी इन 2 नाक की नलियों से सांस आ रहा है और जा रहा है, आधा सेकंड, 1 सेकंड के हिसाब से आप देखिएगा, 1 मिनट के हिसाब से आप देखिएगा कि सांस को ज़रा फोकस करते हैं हम। ठीक है? आंखें बंद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप आंखें खोल के कोई सांस की मशक करने की कोशिश करते हैं, सो बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सो आंखें बंद करना और अपने अंदर जाने के लिए भी एक जिसे कहते हैं कि कुछ लोगों से आंखें भी नहीं बंद होती, सो वो भी प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाती है, आपकी आंखों को रेस्ट मिल जाता है। जो बाहर का आपका हर वक्त का विजुअल है उसको थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड करें और आंखें बंद करके सिर्फ अपने नाक की नथलियों में जो सांस आ रहा है और वो जा रहा है उस पर थोड़ी देर फोकस करते हैं। जस्ट कीप ब्रीदिंग, जैसा सांस आ रहा है और जा रहा है उसको फोकस करें। इनहेल एंड एक्सहेल, नेचुरल हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी योगा शुरू करने से पहले 10-15 मिनट पहले जो भी जिस भी प्रोसेस से आप गुजरे हैं, जो भी दिमाग में आपकी कोई बात चल रही है अभी की या पास्ट की या फ्यूचर की, वो थोड़ा सा काम डाउन होने की कोशिश करेंगे। आपके ऑर्गन्स, आपका ब्रेन और आप अपने अंदर की तवज्जो में जाना शुरू होंगे। सो ये एक बेसिक रूल है, बहुत आसान काम है। दिन में किसी वक्त भी आपको मौका मिले, आप थोड़ी देर बैठ के आंखें ऐसे बंद करके थोड़ी कमर सीधी रख के थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के शॉर्टकट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे इलाज आपके अपने पास हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। योगा, मेडिटेशन हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है, जो कि किसी दवाई से, किसी ऐसे इलाज से नहीं पॉसिबल है। वो आपको खुद को करना होता है। तो आपने थोड़ी सी अपने सांस पे तवज्जो की,
जिस भी स्पीड में आ रहा है, राइट नॉस्ट्रल से आ रहा है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आ रहा है, आपने बस उस पर फोकस रखना है। इस मश्क से आपका फोकस स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये किसी वक्त आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अगर आप ये मश्क थोड़ी सी करें कि आप आंखें बंद करें, सीधे अपनी कमर को सीधे रखने की कोशिश करें, किसी भी एंगल में पीछे टेक ले लें, तकिया रख लें, पीछे दीवार के साथ टेक रख लें और अपने आप को सिर्फ आंखें बंद करके अपने नाक की नथनियों में से जैसे तैसे सांस आ रहा है, जा रहा है, राइट में से आ रहा है या लेफ्ट में से आ रहा है, सिर्फ उस पर फोकस करें और आप देखिएगा कि आप काम होने शुरू हो रहे हैं, आपको नींद बेहतर आएगी। ठीक हो क्या? सो ये हमारा एक बेसिक था कि हमने अपने सांस पे फोकस किया है। ठीक हो क्या? सो ये एक बेसिक था और अभी देखें कि आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे। पहले से जैसे हमने ये शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा एक समझ बूझ, एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़ा सा इंसान के अंदर चल रहा होता है, उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। सो दैट वाज द बेसिक वन। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जब आप इस रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, सो आप अपने शोल्डर्स को आहिस्ता आहिस्ता इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए थोड़ा थोड़ा आप अपने अपर बॉडी की तरफ से इसको रिलैक्स करने, मूवमेंट इन एंड आउट, और सांस नहीं छोड़ना। इनहेल एंड एक्सहेल, ऊपर उठाते हुए इनहेल और नीचे गिराते हुए एक्सहेल। वेरी गुड। वाह, बड़े लंबे सांस लेते हुए और अब आपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए, अब हम अपने हाथों से ही शुरू कर रहे हैं, अपर बॉडी से शुरू कर रहे हैं। बड़ा सा सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर खींचे और एक्सहेल करते हुए आगे आए। फिर बड़ा सा सांस लेते हुए एक्सहेल करें, पेट को बाहर ले जाए और सांस को छोड़ते हुए थोड़ा सा देखिएगा, मैंने पेट से स्क्वीज कर लिया अंदर की तरफ, एंड दैट्स इट। इनहेल और एक्सहेल करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल। सांस बिल्कुल नहीं छोड़ना। जितनी दफा आप आसानी से कर सकें। बाकी मैं एक दो पोस्चर में ज्यादा करूंगी क्योंकि मैं आपको चाहूंगी कि आप देख रहे हैं, सो आप देख के लर्न करें कि मेरी बॉडी किस शेप में आ रही है और जा रही है। इनहेल कर रही है और एक्सहेल कर, दैट्स इट, एंड रिलैक्स। फील करें सब जो सेंसेशन आपकी बॉडी में आ रही हैं, जा रही हैं, उसको फील करें। योगा बार बार बताऊंगी और हर दफ़ा और हर एपिसोड में बताऊंगी कि योगा कोई जल्दी का काम नहीं है। आप अपने कंफर्ट और अपनी बॉडी के हिसाब से जितना अपने आप को हैंडल करना सीखेंगे, उतना ही ज़िंदगी के सारे फैसले, सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को जो पूरा दिन आप हैंडल करते हैं, उसको मैनेज कर सकेंगे। सो ये बेसिक योगा के पोस्चर्स हैं। आप इतना ही अगर 10 मिनट सुबह बैठ के अपने साथ इतना सा टाइम स्पेंड कर लें, अगर सीरियसली यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड। सो हम रोज़ आपके साथ 10 मिनट देंगे और आपको बेसिक पोस्चर्स बताएंगे, बगैर मुश्किल पोस्चर्स बताए, बगैर ये बताए कि भाई आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बेसिक 2 पोस्चर मैंने आपको बताए आज कि आपने सुकून से बैठ के सिर्फ इनहेल एक्सहेल करना है और ये वाला पोस्चर आपने करना है। That's it. So ये एक छोटी सी टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कल के एपिसोड में मैं आपको आगे चलने की जो बेसिक एजुकेशन है वो देने की कोशिश करूँगी और फिर शाम के वक्त इन सब चीज़ों को कंबाइन करें और करके सो जाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी नींद इतनी बेहतर होगी और सुबह आप फ्रेश फील करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। नाउ पीडीपी एक बहुत ही शानदार इदारा है जो कि काम करता है पाकिस्तान के उन स्पेशल लोगों के लिए जिनको बहुत सारे लोग राइट ऑफ कर चुके होते हैं या उनसे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं बांधते। नाउ पीडीपी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है और आज नाउ पीडीपी की तरफ से हमारे साथ हैं मिस्टर मुनीब नवीद खान साहब, जो कि डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर हैं शनाख्त के एट नाउ पीडीपी, और उनके साथ हैं आलिफिया अली। अस्सलाम वालेकुम आलिफिया, कैसे हैं आप? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले मुनीब मैं आपसे पूछना चाहूँगा नाउ पीडीपी है क्या? सो नाउ पीडीपी एक इदारा है जो, नाम अगर मैं पूरा बोलूँ तो उसका नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान, जो कि 2008 से हम चलता आ रहा है। और हमारा काम यही है कि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, माजूर अफराद महामाजूरी के लिए काम करते रहें। सो अब ये किस तरह करते हैं हम लोग, ये हम 7 पिलर से करते हैं। तो हमारी जर्नी शुरू होती है रहनुमाई से, जो कि अवेयरनेस है। फिर हम जाते हैं शनाख्त की तरफ, जो कि आइडेंटिटी है। फलाह, वेलफेयर, तालीम, हुनर, रोज़गार और खुद मुख्तारी से हम लोग उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करते हैं हमारे माशरे में। अच्छा, और डिसेबिलिटीज़ किस किस तरह की है जो कि आपके साथ काम कर रही हैं? सो हम लोग क्लब करते हैं डिसेबिलिटीज़ को 4 हिस्सों में: फिजिकल डिसेबिलिटी, हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और विजुअल डिसेबिलिटीज़ में, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपका कब से ताल्लुक है? सो मुझे 3 साल हो गए नाउ पीडीपी में, और मैं एज एन एसोसिएट आया था, अब मैं डिप्टी मैनेजर की तरफ चला गया हूँ। और शनाख्त और फलाह जो 2 पिलर्स हैं हमारे, वो मेरे अंडर होते हैं। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा अलिफिया, आपका किस तरह रब्ता हुआ नाउ पीडीपी से? मुझे पता तो था ऑर्गेनाइजेशन का, बट मैं इतनी उससे कनेक्टेड नहीं थी। बट फिर जब मेरे फ्रेंड्स से और पता चला ज़्यादा कि बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है हमारे लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो फिर मैंने वहाँ से रजिस्टर किया। फिर एक कोर्स किया कॉल सेंटर का, और उसके बाद फिर डिफरेंट इंटरव्यूज़ हुए जगह पे, और फिर फाइनली आई एम एट यूनिलीवर पाकिस्तान। एक्सेलेंट। आपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री की हुई है इन कंप्यूटर साइंस। यस। माय गुडनेस, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है आपकी। मुझे बात बताएं अलिफिया, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन और हजरात हैं जो कि इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि ज़िंदगी को बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दूसरा मौका नहीं देते और हालात से हार जाते हैं? यही है, मैंने अपना जो स्टेटस पे भी रखा हुआ है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और कभी भी हमें अपनी मतलब विल को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब हिम्मत है उसी की कीमत होती है। मतलब कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर पैशन है और हिम्मत है। तो बस जब मैं मतलब पहले मैं विज़न इतना मेरा मतलब नहीं था, मतलब फिर बाद में मुझे आरपी की वजह से डिक्लाइन हो गया मेरा विज़न। मैंने साइटेड स्कूल में पढ़ा था, फिर बाद में मेरा कुछ गैप आया स्टडीज़ में, तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब विजुअली इम्पेयर्ड कोई सॉफ्टवेयर के ज़रिए हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन आइदर यू स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ है, वहाँ से कनेक्ट किया, और फिर मैंने ब्रेल भी सीखी और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीखा, और फिर मैंने डिसीजन लिया ना कि आई विल गो टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो आई एम one of the first blind who completed masters in computer science in Pakistan. एक्सेलेंट भाई, बेहतरीन, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और इसके अंदर नाउ पीडीपी का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त हाथ है। मुझे एक बात बताएं मुनीब, शनाख्त बेसिकली क्या है? सो शनाख्त बेसिकली है आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे जब 2008 से हम काम करते आ रहे हैं और अफराद बहा माजूरी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें उनके थ्रू ही पता लगा कि शनाख्त कितना बड़ा, जो उनके बुनियादी हक है, कितना बड़ा मुश्किल मरहला है। तो हमने पता किया कि क्या उनको मसले पेश आते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको मुश्किल होती हैं। तो हमने आइडेंटिफाई उसको 2 बड़े कॉलम्स में किया कि एक तो एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं कि हमारी माशरा ही एक्सेसिबल नहीं है। फिर उसके बाद है एटीट्यूडनल बैरियर्स कि मिजाजी तौर पे भी हम एक्सेसिबल नहीं है, तो उनको ढकेल देते हैं कोनों में, दुनिया के कोनों में फेंक देते हैं और पता ही नहीं होता कि हमें कितने लोग कह रहे हैं। सो नीड ये है कि हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 16% आबादी दुनिया की किसी ना किसी माजूरी में मुब्तला है। तो अगर यही हम अब एस्टिमेट पाकिस्तान में लगाएं तो 27 से 33 मिलियन की आबादी किसी ना किसी माजूरी में मुब्तला है, जो 27 से 33 मिलियन, बिल्कुल, जो कराची की जितनी आबादी है। अब आप सोचें एक लोग कहाँ हैं, किधर हैं, हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमने मिजाजी तौर पे उनको धकेल दिया है।
लेकिन अब हमारे सेंसस वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी हमारे जैसे 1997 में सेंसस हुआ था तो 2.38% की रजिस्ट्रेशन आई थी। फिर उसके बाद 2017 में हुआ तो 0.48% की हमारी रजिस्ट्रेशन आई थी। तो हमने देखा कि ये बहुत बड़ा गैप है, ये 16% से लेके 0.48%। तो हमें किसी तरह तो इसको पूरा करना होगा ना। तो हमें पता लगा एटीट्यूडनल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स का। अब चूंकि हमारे लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं तो जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो रिफ्लेक्टिव नहीं होती। अब पॉलिसीज़ के बेसिस पे ही सारी चीज़ें दी जाती हैं ना, तो इसी तरह हमारे जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो उसके बेसिस पे कम है, जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए वो भी कम है। अब ब्रिटिश काउंसिल के हिसाब से $11 बिलियन का हमें नुकसान होता है अफराद बहाँ माजूरी को नौकरियां ना देके। लेकिन नौकरियां कैसे देंगे, उससे पहले तो शनाख्त ज़रूरी है। अब शनाख्त हासिल करना ही इतना मुश्किल मरहला है कि इसी को देखते हुए नाउ PDP जो है 1 विंडो कैंप्स कराता है। अब पूरे सिंध भर में तो उसने मुश्किल मरहला क्यों है शनाख्त? सो उसके अंदर 2 बड़े बैरियर्स हैं कि इन्वायरमेंटल और एटीट्यूडनल। और वो किस तरह बाहर आते हैं कि अफराद वहाँ माजूरी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, जिसके अंदर मौजूद हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रोविंस के हिसाब से होता है, तो सिंध के अंदर DPD है, वैसे सोशल वेलफेयर होता है। उसके बाद जाना होता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल असेसमेंट के लिए, और फिर उसके बाद आपका डिलीवर होता है या आपको जाके खुद पिक करना पड़ता है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद आप जाते हैं नादरा, और ये पूरा प्रोसेस लग जाता है 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। अगर आप और मैं जाते हैं तो हमें 1 दिन 30 मिनट 40 मिनट में हमारा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अफराद बहाँ माजूरी के लिए 8 से 12 हफ्ते का मरहला है, जिसके अंदर बार बार उनको दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है। अब दुनिया इनएक्सेसिबल है तो ये मरहला और मल्टीप्लाई हो जाता है। और काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि उन किसी पे वो लोग डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल। कि घर वाला कोई लेके चला जाए। फिर वो लोग आजकल अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, कहते हैं कौन लेकर जाए। और अफसोस की बात यह है कि हर इंसान जो कि इस दुनिया में है वो किसी ना किसी मकसद के तहत आया है। कभी वो मकसद वो लोग खुद आइडेंटिफाई करते हैं, कभी आपको आइडेंटिफाई करके उनको वो मकसद बताना होता है। और अफसोस की बात यही है कि हम लोग राइट ऑफ बहुत जल्दी कर देते हैं। ये मुझे नहीं अच्छी बात लगती। मुझे लगता है कि हमें हर किसी को, कोई इंसान है जो कि ज़रा सा भी उसमें एबिलिटी है, उसे हमें थोड़ा सा तो पुश करना चाहिए। 1 विंडो कैंप्स क्या है? सो 1 विंडो कैंप्स बेसिकली ये जो आपको मैंने सारे डिपार्टमेंट्स बताए उसको हम एक 4 दीवारी में ले आते हैं। सही है कि जो 8 से 12 का हफ्ते का जो पीरियड है वो 1 दिन में मिनिमाइज़ हो जाए। तो अफराद बहाँ माजूरी को हम लोग उन कैंप्स में बुलाते हैं। उस कैंप के अंदर उनके शनाख्ती कार्ड बना के, डिसेबिलिटी से लेके शनाख्ती कार्ड बना के हम कुछ घंटों में उनको रवाना कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर बाकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो ये 1 दिन का प्रोसेस है। और उनका 1 दिन में ID कार्ड बन जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और ये आप कब से कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं 2019 में भी किया है। 19 से तो करते आ रहे हैं रेगुलरली, लेकिन उससे पहले भी हमने पूरे पाकिस्तान में भी किया है। अभी हमारा फोकस जो है ना प्रोविंशियल लेवल पे, हम सिंध पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अभी हमारी जैसे 10 कैंप्स आने वाली हैं इसी साल में, तो हम लोग डिफरेंट जगहों पे कर रहे हैं। तो हम लोग का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ कराची में काम करते रहें, अब बाकी जगहों पे भी हमें काम करना होता है। रूरल एरियाज़ में भी हम भी काम कर रहे हैं, बदीन, सुजावल, टट्टा, TMK वगैरह इन जगहों पे भी हम कर रहे हैं। अच्छा, और अब अगले कैंप्स आपके कब लग रहे हैं? सो एक तो अगले हफ्ते ही है। अच्छा। सो कराची के अंदर हमारा अगले हफ्ते कैंप है, उसके बाद उसके अगले हफ्ते हमारा सुजावल में और कैंप है। कराची में कहाँ कैंप्स लगते हैं? सो हमारा ऑफिस है सदर में, वहीं पे हमारे ऑफिस में ही हम लोग कैंप लगाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, हमें जानते हैं और उनको पता है, हमारे साथ ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है कि उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो उनको पता है हमारा एटीट्यूड उनके साथ भी कैसा है, तो वो उधर ही आ जाते हैं। अच्छा, आसानी बेहतरीन। रहती है। तो ये मेरे ख्याल से ख़वातीन और हज़रात एक ये बहुत ही अहम बात है। नाउ PDP का एक 1 विंडो कैंप है, जहाँ पे अगर आपकी फैमिली में कोई भी शख्स है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, आप उनको ले जा सकते हैं वहाँ पे इनके दफ्तर, और वहाँ से उनका ID कार्ड बआसानी बन सकता है। और उसके बाद आप वहाँ नाउ PDP पे उन लोगों को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और ये नाउ PDP उन लोगों को, ये जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको एक ज़िंदगी का मकसद देता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। हम लोग बहुत जल्दी राइट ऑफ करके दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि अरे भाई अब इनके साथ ये क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे। ये हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इंक्लूसिविटी आजकल दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हर इंसान कुछ ना कुछ यकीनन कर सकता है। और अलिफिया की एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने यहाँ मौजूद है। अलिफिया, आपके घर वालों का कैसा रवैया रहा थ्रू आउट आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों का तो बहुत अच्छा था। मुझे कभी भी उन्होंने मतलब लेट डाउन नहीं किया कि आप ना करो, कोई भी डिसीजन जो मैंने लिया उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया। और मतलब आफ्टर मैरिज भी मेरा जो मास्टर्स था 2 सेमेस्टर्स पेंडिंग थे, तो तब कोरोना भी था, बट मेरे इन लॉज ने भी हमेशा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मतलब मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी तरह मेरा हर चीज़, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई मास्टर्स एंड ऑल दैट।
अभी जॉब भी है तो मुझे कोई मसला नहीं है उसमें भी। ख़वातीन और हज़रात, नाउ पीडीपी एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है। अगर आपको इसकी आगाही नहीं थी तो इस वक्त आप इनकी वेबसाइट पे जाके, आपके स्क्रीन पे लिंक्स आ रहे होंगे, आप यकीनन जाइए और जाके नाउ पीडीपी के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कीजिए। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात आज हम करा रहे हैं नाउ पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव से। नाउ पीडीपी एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ काम करता है, उनको एक शनाख्त दिलवाने में उनकी मदद करता है और ज़िंदगी का एक मकसद देता है। मुनीब, मुझे बात बताइए, CNIC ज़रूरी क्यों है, स्पेशल CNIC, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं? सो ज़रूरी तो इसलिए है कि एक तो आपके नेशनल डेटाबेस में एंट्री हो, और दूसरी चीज़ अफराद बहा माजूरी के लिए भी ये ज़रूरी है। सो एक अमेरिकन रिसर्च है, उसके मुताबिक जो है ना 27 से 30% जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग अफराद बहा माजूरी की ज़्यादा होती है कंपेयर टू पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज़। तो उसको भी किसी तरह केटर करना होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है ना कुछ फैसिलिटीज़ अफराद बहा माजूरी के लिए रखी हैं कि वो रजिस्टर कराएंगे तो वो उनको चीज़ें मिलेंगी। अब वो फैसिलिटीज़ क्या हैं? तो फॉर इंस्टेंस एजुकेशन आपकी फ्री है। उसके बाद हर जो है स्कूल में? हर स्कूल में जो पब्लिक स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूल को वो इनकरेज करते हैं कि आप लोग भी इसके अंदर लीवे लाएं। आप लोग भी ये समझेंगे कितना बड़ा मसला ये है। कोई एक परसेंटेज है जिसको वेव कर दे, हाँ, कोई परसेंटेज डिस्काउंट कर दें, दे बिल्कुल। टू सम एक्सटेंट। तो इसी तरह फिर हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर भी उन्होंने जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट government हॉस्पिटल्स hospitals। उसके अंदर फ्री आपका वो है, और प्राइवेट डॉक्टर उसको हॉस्पिटल्स को बोला है कि आपको हम बोलते हैं कि करें, लेकिन अब वो उनके ऊपर है वो कितना करते हैं। उसके अलावा जो है प्राइवेट में जो है हम लोग के अंदर ट्रैवल के अंदर बहुत ज़्यादा लीव है। जो फ़्लाइट्स जो हैं एयर सयाल वगैरह जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं कि 40% ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए और 25% ऑफ हो उनके गार्डियन के लिए। तो इसी तरह रेलवे के अंदर भी 50% ऑफ आपके लिए और गार्डियन के लिए भी 50% ऑफ। और लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर है वो एम्प्लॉयमेंट कोटा। 5% का कोटा सिंध के अंदर है, जिसके अंदर अगर आपके 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 5 लोग ज़रूरी है कि अफराद बहा माजूरी हों, वरना अगर नहीं है तो आपको फिर गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी उतनी तनख्वाह हर बंदे की। तो इससे बेहतर है आप एम्प्लॉय कर लें, उनको भी प्रोवाइड करें। हाँ, काम लें उनसे, एंड हम लोग उसी चीज़ पे काम करते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि हमारी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई हुई, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई हुई कि रिफ्लेक्टिव पॉलिसीज़ बने कैसे। तो और बेहतर काम हो सकता है जब हमारी शनाख्त हो जाएगी। उसके अंदर और बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऐड कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका और मेरा मसला नहीं है, पूरे माशरे का मसला है। एंड जो इकोनॉमिकल लॉस हमें आ रहा है वो हमारे पूरे पाकिस्तान का लॉस है। तो हम सबको साथ काम करने की ज़रूरत भी है इसके अंदर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी ये जो मरदमशुमारी होती रहती है जो हुई अभी, उसके अंदर कितने लोग रजिस्टर हुए हैं और लोग रजिस्ट्रेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को क्यों नहीं करवाते? सो हिस्टोरिकली जो है ना हमारे, अगर मैं 1997 और 2017 के सेंसस की बात करूं तो उसमें कोई सवाल का इशू था, सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो इशू देखा और उसको एड्रेस किया। तो उन्होंने 6 सवाल वाशिंगटन सर्वे के हिसाब से होते हैं कि आप माजूरी का कैसे पता कर सकते हैं किसी हाउस होल्ड में जाके, क्योंकि टैबू टॉपिक है, तो टैबू इनसिक्योरिटीज़ को भी आपको हिट नहीं करना है। बट मुनी, मुझे समझ में नहीं आता टैबू क्यों है। हाँ, ये आप मतलब ये कोई एक मैन मेड प्रॉब्लम तो है नहीं, बिल्कुल। कि मैन मेड प्रॉब्लम के ख्याल से टैबू होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ खुदा की तरफ से है तो व्हाई इज इट अ टैबू? सो हमारी सोसाइटी में एबलिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और उस एबलिस्टिक माइंडसेट की वजह से ना आप उस चीज़ को धकेल देते हैं जो आप जैसा नहीं है। हाँ, तो इसी तरह अगर किसी को माजूरी है, चूंकि वो आपकी तरह नहीं है, तो आपको धकेल देंगे। उसी तरह फिर एक टैबू नैरेटिव बन जाता है, तो फिर टैबू माइंडसेट्स बन जाते हैं और उसकी वजह से और एक्सक्लूजन होती है। तो हमारा मकसद यही है कि इस माइंडसेट को बदलना है। एक डिसेबिलिटी जो है ना माइंडसेट की वजह से और मल्टीप्लाई होती है। अगर माइंडसेट हमारे बदल जाए तो हम इंक्लूजन की तरफ काम कर सकते हैं। तो मर्दमशुमारी जैसे आपने पूछा, तो अभी जो हुआ है हमारे होप्स हैं कि वो अच्छा होगा, लेकिन उसके अंदर भी हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सर्विसेज ही नहीं है। तो वो कैसे कम्युनिकेट करें कि हमारे ख़ानदान में कितने लोग हैं, क्या हैं। साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करेंगे तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ना मर्दमशुमारी का। लेकिन वी आर स्टिल होपिंग कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एंड बेहतर रिजल्ट्स इस दफ़ा आते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से हमें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी मुझे लगता है हमें
थोड़ा हम उनको मॉडर्न करने के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक जो माइंडसेट्स फैमिलीज़ के, जो गार्डियंस के और जो पड़ोसियों के होते हैं, मेरे ख्याल से दिस थिंग शुड नॉट बी अ टैबू। इसमें टैबू होने की क्या बात है और हम क्यों इस चीज़ को पीछे धकेल रहे हैं? कोई भी अगर आपकी फैमिली का या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और अगर वो स्पेशली एबल्ड है, आपकी तरह नहीं है, या खुदा की तरफ से कोई भी चीज़ है जो कि कमी बेशी के अंदर है, आप उनका साथ दीजिए, उनको ज़िंदगी की तरफ लेकर आइए। मेरे ख्याल से इससे बड़ी आपके ज़िंदगी को और क्या मकसद मिलेगा कि आप किसी और को एक ज़िंदगी की राह दिखाएं। अलिफिया, मुझे बताएं, अगर आप अपनी फैमिली के अंदर किसी को इफ़ यू वांट टू सिंगल आउट समबडी, कि किसी ने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया हो और आपको कभी महसूस नहीं करने दिया कि आपके अंदर ये एक स्पेशलिटी है, तो वो कौन होगा? मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स, वालिदैन आपके? यस, क्योंकि मतलब उनकी एज भी इतनी थी जब मैंने रीस्टार्ट की अपनी एजुकेशन, बट उन्होंने हमेशा मेरे साथ हर जगह पे चल चल के मुझे साथ दिया। अब उन्हें एडमिशन्स में, हर जगह पे मुझे कम्यूट करने में भी मेरे साथ चलते थे शुरू में। तो वो फिर बाद में जब मैं खुद अकेले, असल में मैं जाती थी, इवनिंग का था मेरा ना, मास्टर्स मैंने इवनिंग में किया कराची यूनिवर्सिटी में, तो उन लोग को थोड़ा सा हेजिटेशन था कि कैसे तुम अकेली जाओगी ना, तो मैं जाती थी बाय कन्वेंस अपनी ना करवा के। तो उन्हें था कि तुम अकेले नहीं जाओ, तो फिर मेरे साथ साथ चलते थे। जब तक मेरी क्लासेस होती थी वो रात को मेरे साथ फिर आते थे, और मम्मा अकेली होती थी फिर घर पे। फिर कुछ अरसे उन्होंने किया, फिर बाद में जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, वो लोग मतलब उनको हो गया कि नाउ शी कैन डू इट, सो फिर बाद में मुझे उन्होंने जाने दिया कि इंडिपेंडेंट गुजारने दिया। बस जस्ट फॉर द सिक्योरिटी वो चलते थे साथ शुरू में। मतलब उन्होंने बहुत मुझे, हमेशा मुझे साथ दिया उन्होंने। अलिफिया, कभी आपने ये सोचा कि ये जो आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, ये आप भी किसी और को आगे, ये जो होप है, जी, ये बिल्कुल, जज्बा बिल्कुल। है, इसको ट्रांसफ़र करें? जी, बिल्कुल। Actually, now PDP is working in all aspects of person with disabilities empowerment. तो as well as collectively, तो individually भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है सहेली प्रोजेक्ट। तो वो स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए है, जो उनको मतलब मेंटली हरास किया जाता है, फिज़िकली, और दूसरी उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो एक फ़ीमेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। और आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो हम लोग इस एस्पेक्ट पे भी वर्क करते हैं, स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए, एम्पावरमेंट फॉर द फीमेल्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। मुझे एक और चीज़, मुनीब, आप ये बात बताइए कि अगर कोई ख़ातून है जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में है और उनकी फैमिली के अंदर कोई बच्चा है जो कि विद डिसेबिलिटी है या कुछ है, वो रब्ता आपसे कैसे कर सकते हैं? एक समबडी जो कि कराची में नहीं है। सो हमसे रब्ता, बिल्कुल हमारा पिंडी में भी ऑफिस है, तो वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। और हमारा ओवरऑल नंबर होता है, हमारी वेबसाइट पे होता है, जो हमारी कम्युनिटी आउटरीच टीम हैंडल कर रही होती है। तो उस पर आप कॉल करेंगे, आपको जिस तरह की भी रहनुमाई रिक्वायर्ड होगी ना, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा मकसद ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हम लोग ही करें, सबको हम ही प्रोवाइड करें। तो कोई भी कंसर्न है वो हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, और आपका अच्छा, अगर कोई भी इज़ देयर एन एज ग्रुप या कोई एक ख़ास कोई क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ नाउ पीडीपी? नहीं, शनाख्त तो हमारी 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। अच्छा। तो वो चलती रहती है। अगर आप तालीम की बात करें, उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं। फिर हुनर के अंदर 16 टू 18 प्लस पे हम काम कर रहे होते हैं, और फिर नौकरी का और ख़ुद मुख्तारी का एलिमेंट है, तो किसी भी एज पे आ सकते हैं आप। अच्छा, नाउ पीडीपी एक इदारे की हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया है शुरू से, या अब ज़्यादा सो कर रही अब है? रिसेंट टाइम्स में ना मैं खुद देख रहा हूँ कि एक चेंज आया है, और गवर्नमेंट भी जो है ना इस पे बहुत, फॉर इंस्टेंस हम लोग अभी कैंडल मेकिंग एक्सरसाइज की थी। पूरी एक ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर डिफरेंट जगहों से हमारे पास आए थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर, तो हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। और शनाख्त तो सबको ही मिलती है। फलाई तौर पे अगर उनको व्हील चेयर रिक्वायर्ड है, सीपी की व्हील चेयर होती है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तालीम फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सुजावल में हमारा स्कूल भी चल रहा है, उसके अंदर है हर किसी के अलग अलग क्लासेस हैं, जिसमें जो कुछ करना चाहे उसको बिल्कुल, उसकी चीज़ आसान कर देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, नाउ पीडीपी एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपकी फ़ैमिली में या आपके जानने वालों में कोई ऐसा शख्स है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है और फैमिली का उनके साथ रवैया अच्छा नहीं है, या उनको रजिस्टर नहीं करवाया गया, उनकी शनाख्त नहीं करवाई गई, उनका CNIC नहीं है,
तो प्लीज़ आप इस तरफ एक कदम उठाइए। बहुत जल्द 9 PDP का एक कैंप लगने वाला है इन्हीं के दफ्तर में, जहाँ पे वन विंडो सोल्यूशन, इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आप वहाँ पे जाइए उन हज़रत को लेके या उन खातून को लेके जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, और उनका वहाँ पे इन नो टाइम शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। और फिर जिस तरह भी मुनीब ने बताया कि उस शनाख्ती कार्ड की बेसिस पे बेतहाशा बेनिफिट्स उनको हासिल होंगे। तो ज़रूर इस तरफ आपने सोचना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुनीब, थैंक यू अलिफिया, विश यू ऑल द बेस्ट। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, और हमें ज्वाइन किया है आज हमारे मेहमान में डॉक्टर फरहान ज़ैदी साहब ने फ्रॉम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि MBBS है, DFM, MCPS, MRCGP UK इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। Thanks for having me. डॉक्टर साहब आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ओबेसिटी, जो कि एक मोटापा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग ऑन अ ट्रिवियल नोट, अब जो शख्स मोटा होता है उसको हेल्दी क्यों कहा जाता है? ये एक्चुअली मिथ है कि जितना ज़्यादा आप खाएंगे, जिससे ज़्यादा मोटापा बढ़ेगा, तो उनको लगता है कि एक्चुअली वो हेल्दी हैं, लेकिन एक्चुअल जो फैक्चुअल बेसिस पे कि वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमें जो है उसको चेंज करना चाहिए, और जो हमारी डाइटरी चेंजेस हैं वो रेगुलर जो है उसमें अपनो जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेट्स से कि खाने की अगर बात करें, तो खाने में जो रेगुलर चीज़ें हम खाते हैं, यानी जो ग्रेन्स हम लेते हैं, यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन होता है जो हम लोग लेते हैं, तो उसको हमें कम रखना चाहिए, और प्रोटीन और आप समझें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो हम लोग यूजुअली जो है वो डॉक्टर साहब इतने महंगे हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बिल्कुल अब ये क्या बताएं, अब ये क्या कैसे कंसंट्रेट करें, ये अपनी जेब पे बहुत भारी पड़ जाता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल भारी तो पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आप गौर करें कि जो आप अपनी हेल्थ के ऊपर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपको ये जो ड्राइविंग कल दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं वो आप अभी फल पे खर्च ड्राइविंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। तो आप उस वक्त जो खर्च करेंगे अपनी बीमारी के ऊपर, इस वक्त हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल लोग देखते हैं। अच्छा, इसका बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है डिप्रेशन से, बिल्कुल कि स्ट्रेस ईटिंग जो होती है कि कुछ नहीं मिला तो खा लो। जिस तरह हमारे पास बारहा हमारे शो पे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आते रहते हैं, और वो लोग यही बताते हैं कि ज़िंदगी में अगर कभी किसी भी चीज़ की कमी होती है, मोहब्बत की, दौलत की, या किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो इंसान खा के पूरी करता है, वो प्लेजर खाने से एसोसिएट कर लेता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए यू पीपल नीड मेंटल डॉक्टर फॉर साइकेट्री या साइकोलॉजी? अच्छा, एक्चुअली ओबेसिटी मतलब इसको पहचानने के लिए हम लोगों को इसकी एग्जैक्टली पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके हार्मोन सर्ज हो रहे होते हैं, दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है लेप्टिन, एक ग्रेलिन, और इसी तरह मेलानोकॉर्टिन्स होते हैं। तो आपका जब डिप्रेशन आता है, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं एक्चुअली डिपेंड करता है कि किसी में लेट्स से कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स खाना कम कर देते हैं, और कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन इंडिविजुअल के उसके बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन कम और कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर जो ये हम बात करते हैं हार्मोन से फाइट कैसे की जा सकती है, थ्रू एक्सरसाइज। यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सशाइटी जो होती है वो अर्ली अचीव होती है, हंगर जो होता है, स्पेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बहुत कम लोग समझते हैं कि आप एक्चुअली अपने डिप्रेशन से फाइट कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह कुछ फैमिलीज होती हैं, जिस तरह अगर मेरा ताल्लुक, अगर किसी का कोई शख्स जैसा मेरा ताल्लुक अगर पंजाब से जी, तो अगर फैमिली में वालिदैन दोनों चबी हों और हेल्दी हों और मोटे हों, तो बच्चा भी उसी पैटर्न पे होता है। वो कहते हैं कि भाई ये तो जेनेटिकली है, वालिदैन को देखो तो बच्चा भी वैसे ही है। एक्चुअली हेरिडिटी बहुत अच्छा रोल, मतलब मेजर रोल प्ले करती है डेफिनेटली, लेकिन इसमें एक सिंगल जीन इन्वॉल्व नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल जीन्स जो कि काम कर रही होती हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ एक फैक्टर हेरिडिटरी नहीं आता, हेरिडिटरी विच कम्स इनसाइड यू, और उसके बाद आप उसको काउंटरएक्ट कर सकते हो विद योर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि एक्चुअली हम करते नहीं है। तो जो पैटर्न जो चला आ रहा है, यानी आपकी जैसे बात करें कि पंजाब का, और ये जो हमारे आजकल, इवन मैं पंजाब की बात नहीं करूँ, ओवरऑल बात करूँगा, जो खाने का स्टाइल है हमारा,
कि जो दूध देंगे, अगर मदर्स अपने उसको देंगी तो उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों को मोटापे कराने में। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब अगर कोई शख्स है जो कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा और एक आपको पता है डॉक्टर साहब आजकल हालात और महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है, लोग तो वो सुन के बीमार हो जाते हैं, टैक्सेस बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया। अब मेरे ख्याल से डाइट पे तो आपको वैसे ही मेरे ख्याल से ये महंगाई आपको खुद ही डाइट पे ले जाएगी। बिल्कुल, है ना, कम ये होता खाओ। है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर कोई शख्स है जो कि 18 से 20 घंटे काम करता है और जब आपको पता है 99% मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, शौक में काम नहीं करते हैं। हर इंसान कोई पढ़ाई भी कर रहा होता है तो वो इसलिए पढ़ता है कि ये पढ़ लो तो इतने पैसे आएंगे, वो कर लो तो उतने पैसे आएंगे। आपका शौक, पैशन वगैरह तो इट्स इन द बैक सीट। ये एक प्रोडोमिनेंटली यहाँ का ये कल्चर है। मुझे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, कोई भी शख्स है जो कि 18 से 20 घंटे काम करता है और वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसके अंदर उसका दिल नहीं है, वो ही इज जस्ट वर्किंग लाइक अ रोबोट, और फिर उसके बाद वो जब खाएगा तो ऑफ कोर्स वो वहाँ से कुछ तो प्लेजर ड्राइव कर ही रहा होगा। अच्छा, एक्चुअली में पहले ये समझना कि अगर हमारे पास कोई बंदा आता है, इंडिविजुअल आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज ख़वातीन हैं, वो कहती हैं हम दिन भर काम करती हैं, खाना बनाती हैं, तो वो खाना बनाना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं। एक्सरसाइज की देयर सर्टेन रिकमेंडेशंस। इसी तरह मर्द हजरात की बात करें, पूरा दिन अगर वो बात करते हैं कि पूरा दिन हमें ऑफिस में गुजारते हैं, डेस्क जॉब। एग्जैक्टली। अब ऑफिस में उनकी जॉब का है क्या, मतलब किस तरह की जॉब कर रहे हैं वो, बैठने की है जॉब, तो डेफिनेटली इट्स नॉट एक्सरसाइज कोई उसमें आ नहीं रही है रिकमेंडेशंस में। अब पूरा दिन वो कह रहे हैं कि हम खाना नहीं खा रहे और रात में आए और रात में उन्होंने जो टोटल अमाउंट है, लेट्स से 2 चपातियां खानी उसकी जगह 4 खा लिया, और बोलते हैं कि हम तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते और रात में आके इतना अमाउंट आप जो है आप ले लेते हो, तो वो भी गलत है। हम उनको कहते हैं कि पोर्शन कंट्रोल, आप पूरा दिन खाएं और थोड़ा थोड़ा स्मॉलर अमाउंट्स में, टेक फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉलर गैप्स लें और टेक फ्रीक्वेंट मील्स लें, लेकिन स्मॉलर पोर्शंस लें। इससे क्या होगा, इंसुलिन सर्ज नहीं होगा, यानी ग्लूकोज रश नहीं होगा, इंसुलिन सर्ज नहीं होगा। इंसुलिन का काम क्या है, वो सेल्स के अंदर सारा जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको डलवा देती है। तो आपका इंसुलिन सर्ज नहीं होगा तो डेफिनेटली वो अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज होगा वो आपके सेल्स में नहीं जाएगा, दैट डजंट लीड टू ओबेसिटी। तो हम कहते हैं कि पोर्शन साइज डाइट लो और थ्रू आउट द डे जो है वो उसको इनटेक करते रहो। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैंने अक्सर और बेशतर सुना है कि कभी भी डॉक्टर्स आते हैं तो वो हमें यही बता रहे होते हैं कि पोर्शन कंट्रोल करें या पोर्शंस में खाना खाएं, दिन में 5-7 दफ़ा खाना खाएं। अब उसके अंदर क्या होता है, मैंने ज़ाती तौर पे जो देखा, लोग अपने साथ बिस्किट्स रखते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, या कोई से एक कबाब रोल लेके खा लिया। तो डॉक्टर साहब, वो जो छोटे छोटे मील्स दिन में 5-7 दफ़ा लेने हैं, उसके अंदर भी तो मेरे ख्याल से आपको कैलोरी कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ता है। जो आइडियल सिनेरियो है, अगर आप वेट लॉस पैटर्न पे जाते हो तो 500 to 1000 किलो कैलोरी पर डे आपको जो है ना अपनी डाइट में से निकालना पड़ेगा, वो हटा देना है, वो हटा देना है, और आपको सस्टेन वेट लॉस की तरफ जाना है। जो आजकल क्रैश डाइट्स चल रही हैं, फैट डाइट्स का ज़माना चल रहा है जी, कीटो है, एटकिंस है, ऑर्निश डाइट है, तो वो रिकमेंडेशंस में नहीं आती, क्योंकि क्या होगा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में वो आपका वेट लॉस तो करा देगी, बट दैट लीड्स टू मल्टीपल साइड इफेक्ट्स। उसके साइड इफेक्ट्स से आप जो है वो नहीं पता होता आपके उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा जो ये आप बात कर रहे हैं जैसे पोर्शन कंट्रोल डाइट की, इसकी भी रिकमेंडेशंस है। ये नहीं है कि आपने कुछ भी उठा के खा लिया, कि आपको भूख लग रही है तो आप कुछ भी खा लो। आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आपको उसी हिसाब से चलना है। यानी जो मैक्रोज हैं आपकी डाइट में, लेट्स से कि आपको अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, आपको कार्ब्स लेने, आपको 50% वेजिटेबल्स और फ्रूट से पूरा करना है। यानी एक पर्टिकुलर मील जो आप ले रहे हैं तो आप प्रेफर करें वो चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो या ग्लाइसेमिक लोड, दोनों चीज़ें कम हो, और उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड हो। अब गैस्ट्रिक एम्पटिंग कैसे डिलेड होती है, लेट्स से आप बात करें कि जैसे हम रिफाइंड कार्ब्स की जगह उसको रिप्लेस कर दें, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन, होल व्हीट का आप इस्तेमाल करें। तो इसी तरह जो नॉर्मल वाइट राइस है उसकी जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, और वेजिटेबल्स को ऐड करें, इनकॉर्पोरेट करें वेजिटेबल्स के साथ। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक प्लेट ले रहे हैं तो स्टार्ट योर मील विद वेजिटेबल्स, अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स। इससे क्या होगा, आपका आधा जो पेट होगा वो इट गेट्स फिल अप विद आपका आधा खाना पूरा हो जाएगा विद द वेजीज, और उसके बाद डेफिनेटली जो अमाउंट आपका रह जाएगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वो हंगर पैंग भी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, भूख लग रही होती है तेज। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किल हो जाता है। और इसी तरह एक और डेटा एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ पीपल को कंपेयर किया था। उन्होंने कहा दोज हु वर एक्चुअली ऑन हाइपोकैलोरिक डाइट
और कुछ लोग वो थे जिन्होंने कोई डाइट नहीं की, वो क्या कर रहे थे, खाने से पहले 2 ग्लास पानी पी रहे थे। तो उन्होंने देखा 40% मेजर डिक्लाइन उन लोगों में आया जो 2 ग्लास पानी पी लेते थे खाने से पहले, क्योंकि जाहिर है जब पानी पी लिया तो आपका आधी भूख तो चली गई। तो 44% मेजर डिक्लाइन एट द 3 मंथ्स के जो पैरामीटर है उस पे ज्यादा डिक्लाइन है उन लोगों का जो कि 2 ग्लास पानी पी रहे थे एज कम्पेयर दोज हु वर ऑन हाइपोकैलोरिक डाइट। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो कि ओवरवेट होते हैं, जो हैवी होते हैं, अगर वो लोग डाइट पे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमें कमज़ोरी हो रही है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मैंने तो ये सुना था कि जो लोग हेल्दी होते हैं उनके पास इतना स्टोरेज है कि उन्हें कमज़ोरी हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या जो लोग मोटे होते हैं और वो डाइट पे जाते हैं, अब कुछ सारा दिन नहीं खाते, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या बहुत ही कंट्रोल्ड पोषण खा रहे हैं, उनको हो सकती है कमज़ोरी? कमजोरी इन द सेंस उनको साइकोलॉजिकल, बेसिकली क्या चीज है? एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है कमजोरी है, इन एक्चुअल में उसका कोई बेस नहीं होता। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि वो कमजोरी महसूस हो रही है एंड दे एंड टू टेक मल्टीविटामिन्स इन द एंड, वो मल्टीविटामिन्स लेते हैं, उसको भी हम बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं है, एंड में वो दे लीड टू वेट गेन, वो आपका रिबाउंड वेट गेन करा देती है। तो हम लोग ये रिकमेंड नहीं करते, वो जस्ट साइकोलॉजिकल फीलिंग, उसको काउंटरएक्ट थ्रू एक्सरसाइज आप कर सकते हो ताकि आप ये वाली चीज, जाहिर है जितना आप खाली बैठेंगे आप सोचेंगे उस चीज के बारे में कि मुझे मैंने वीकनेस पूरा हो दिन रही है। कुछ नहीं किया, मुझे कमजोरी हो रही है, मैं यही सोचता हूँ कि इतना तो भाई लगा हुआ है आपको। एग्जैक्टली। अब अच्छा, इसको भी रिकमेंड नहीं करते कि पूरा दिन आप भूखे रह रहे हैं और रात में आके आपने अच्छा खासा खाना खा लिया, तो हम बोलते हैं टेक फ्रीक्वेंट मील, थोड़ा खाएं, कम खाएं, एतदाल पसंदी के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई अगर बंदा ओबीस है जो कि बहुत मोटा है और मोटापा एक उसका इशू है और वो जगह जगह से गोश्त उसके लटक रहा है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इफेक्ट घुटनों पे होता है आपके। बिल्कुल, आपके नीज बहुत वीक होना शुरू होते हैं। मल्टीपल लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग विद अगर कोई बैठा रहता है तो लेट्स से कि आपका बीएमआई रेंज होता है अबाउट 25, अब वो ओवरवेट की कैटेगरी में चला जाता है। अब ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं कि अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर जा रहा है, सो शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, आप लेके आ जाएं अपनी उसके अंदर। इसके अलावा वो 27 से ऊपर अगर बीएमआई जाता है तो वो कहते हैं आप जो है किसी डॉक्टर से रुजू करें, हो सकता है आपको किसी ड्रग की नीड हो, किसी फार्माकोथेरेपी की नीड हो, अलॉन्ग विद डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं, ये जो ओबेसिटी की आपने बात की कि जो बीएमआई पे जो आप नोट कर रहे थे ना, जो मोटापा, एग्जैक्टली, तो इट्स डिपेंड करता है कि आपकी ये एक चीज़ है, लॉन्ग टर्म चीज़ है, इट्स नॉट शॉर्ट टर्म कि आपने थोड़ा सा खाया और उसके बाद आपको वो लॉन्ग टर्म आपको अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि कतई नहीं खानी चाहिए, इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए खाना? अच्छा, और टाइमिंग कौन से कि इस टाइम के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए? अच्छा, इमीडिएटली छोड़ने की बात आई, जैसे कि आप जैसे फैट डाइट्स आई हैं, क्रैश कोर्सेज आए हैं, वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप एक पोर्शन यानी मैक्रोज अपनी डाइट से एकदम से उठा के फेंक दें। प्रैक्टिकली वो चीज़ जो है वो बेहतर इस वजह से नहीं है कि इसमें कंप्लाइंस के इश्यूज आते हैं। लेट्स से कि 4 दिन बंदे ने एक इंसान ने कुछ नहीं खाया, वो चीज़ नहीं खाई, लेट्स से कि वो लो कार्ब डाइट या नो कार्ब डाइट पे चला गया, 5वें दिन जो है उसके कंप्लाइंस के इश्यूज डेवलप होंगे एंड दे एंड अप टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ फूड, यानी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर उससे कनेक्ट हो जाता है, इट्स लाइक साइकोलॉजिकल। इसको हम रिकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं कि पोर्शन साइज डाइट्स जो हैं अपनी डाइट में शामिल करें। लेट्स से कार्ब्स का इस्तेमाल करें तो रिफाइंड कार्ब्स की जगह आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग उससे आपकी डिलेड हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप ना लोगों को ये बताएं कि क्या खाएं। अच्छा ठीक है। अच्छा, बीइंग अ फिजिशियन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, लेट्स से कि एक प्लेट है आपकी प्लेट को बहुत आसान तरीका कि आप उस प्लेट को आधे हिस्से में डिवाइड कर दें, आधा हिस्से में डिवाइड कर दिया, आधा पोर्शन जो है आपका आपकी रॉ सैलेड से होना चाहिए, ठीक है, कच्ची यानी सब्जी, कच्ची सलाद, जिसमें आप टमाटर, खीरा, आपने लेटस ले लिया, आइसबर्ग, और आपने प्याज ले ली, आपने कच्ची सलाद रख ली। उसके बाद आधा हिस्सा आप लेके आ जाए, आधा हिस्से को मजीद 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, क्वार्टर करते हैं, 1/4 पोर्शन पे लेके आ गए। और जो आधा पोर्शन है उसमें हम कहते हैं 6 से 8 इंच की रोटी, यानी याद रहे कि सीडी के बराबर की रोटी। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि अगर उनकी डाइट बहुत ज़्यादा है तो हम बोलते हैं 1 चपाती, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर जो लोग जैसे एक चपाती मतलब घर की बनी हुई जो घर चपाती की बनी हुई और वो भी होल ग्रेन की, चक्की के आटे की बनी हुई की चपाती होनी चाहिए, या फिर 6 बड़े खाने के चम्मच चावल, जो आपके टेबल स्पून होते हैं चावल, इनमें से कोई एक पोर्शन, एक चीज़ होगी, यानी कार्ब्स का कोई एक पोर्शन हो गया।
कोशिश प्रेफरेबली ब्राउन राइस या फिर आप जो होल व्हीट है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप रिफाइंड भी इस्तेमाल करें बिकॉज यू आर टेकिंग इन ए पोर्शन तो वो भी ठीक माना जाता है। अब बचा 1/4 हिस्सा, तो वो आप किसी प्रोटीन कंटेंट से पूरा करें, लेट्स से अंडा, दाल या घर में जो भी सालन बना हुआ है, Chicken या चिकन, meat, मटन, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि सलाद जो है वो खाई नहीं जाती। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप खाना जो है आप स्टार्ट करें वो सैलेड पोर्शन से आप स्टार्ट करें। जब सैलेड पोर्शन से आप स्टार्ट करते हैं तो 50% आपका जो खाना है वो पूरा हो जाता है। और जब आप आते हो ग्रेन्स के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपका पेट जो होता है वो फिलअप हो चुका होता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली डाइट जो होती है वो कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। इसमें कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि जैसे कि फैट डाइट्स की बात करें कि खाने का जो टेस्ट है इसमें वो टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी वेजीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने नॉर्मल खाने के साथ, ताकि आपका खाने का जो अमाउंट है, सर्विंग है, वो कम हो जाए। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपकी भी खाने के हैबिट सही नहीं है या अगर आपकी फैमिली में कोई शख्स है जो कि बहुत ओवरवेट है और आप परेशान हैं, चूँकि वालिदैन एक वक्त पे आके ओवरवेट हो जाते हैं, तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर फरहान जैदी साहब, और डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि आपको अपना खाना किस तरह खाना चाहिए, आपकी प्लेट किस तरह डिवाइड हुई हुई हो, एक तरफ सैलड हो, एक तरफ चावल, या एक घर की बनी हुई पतली चपाती हो जिसको फुल्का भी कहते हैं, और एक पोर्शन के अंदर आपका कोई मीट या अंडा या कुछ इस तरह होना चाहिए। और कच्ची सब्जियां लाजमी है जो कि आधी प्लेट को कवर करेंगी। इस तरह की अगर आप प्लेट रोज़ बना के खाएंगे तो आप हेल्दी महसूस करेंगे। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं आजकल बहुत ऑब्सेसिव हो जाता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जब आप ये डाइट कंट्रोल करते हैं तो आप एजिंग को फाइट करते हैं। डेफिनेटली, है ना? बिल्कुल। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि आपका एजिंग इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ना, इसको एक्सेलरेट करती है वाहिद एक चीज़, और वो है आपकी शुगर। अच्छा। यानी शुगर जो है इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी, इन्फ्लेमेशन करा देती है बॉडी के अंदर, एंड दैट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग। यानी अगर आप 60 साल पे बूढ़े हैं तो आप 45 साल पे बूढ़े हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो शुगर का इनटेक करना। यानी अगर आप हफ्ता, यानी आप करके देख लें प्रैक्टिकली, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ हफ्ता 2 हफ्ता अपनी डाइट से सिर्फ शुगर इनटेक करना बंद कर दो। जो शक्कर आप लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स में लेते हैं, चीनी, एग्जैक्टली, जो आप लेते हैं रेगुलर इनटेक करते हैं, कम कर दें। आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, फैट, डिप्रेशन, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जस्ट एक आप कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी डाइट से हटा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं तो मैं उस तवज्जुह से आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब कभी कभी बेइंतहा शुगर की क्रेविंग होती है और ऐसा होता है कि बस आप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जैसे नशा टूट रहा है। एग्जैक्टली तो डॉक्टर उस सूरत में क्या किया जाए? आपकी रिप्लेसमेंट्स हैं आपके पास, जो हैं जो बात करते हैं कि अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, डार्क चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, और दोज व्हिच आर स्वीटेंड विद स्टेविया, तो आप डार्क चॉकलेट या फिर इवन मिल्क चॉकलेट भी आप अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मुझे कभी बहुत एक शुगर रश चाहिए होता है या मुझे कभी बहुत ही मेजर क्रेविंग हो रही होती है, डॉक्टर साहब मैं तो आम खा लेता हूँ या मैं खजूर खा लेता हूँ। अच्छा, फ्रूट्स की यहीं से बात लेके आ जाए। फ्रूट्स में भी हम लोग कहते हैं कि वो वाले फ्रूट्स नहीं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे एक साहब मुझे कह रहे थे कि वाटरमेलन आप क्यों रिकमेंड कर रहे हो, वाटरमेलन जो है वो उसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, अब 70 लाइक 74 तक होता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। व्हाट आर यू रिकमेंडिंग वाटरमेलन के वो डाइट के अंदर? तो एक चीज़ समझना कि एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है वो पर्टिकुलर फ्रूट का। अब वो पर्टिकुलर फ्रूट, वाटरमेलन का साइज अगर आप देखें इट्स क्वाइट बिग, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट बता रहा है। अगर उसी को आप कैलकुलेट करें अमाउंट इन अ पर्टिकुलर सर्विंग, यानी एक बाउल में निकालें विद द नंबर ऑफ बाइट आल्सो, एग्जैक्टली, यानी अगर आप उसको पर्टिकुलर कार्ब्स में रखें, यानी एक बाउल अगर आपने लिया तो उसके नंबर, द अमाउंट ऑफ कार्ब्स इज क्वाइट लेस। तो अगर आप वो जो अमाउंट ऑफ कार्ब्स है उससे मेजर करके देखेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम हो जाता है वाटरमेलन का।
तो वो वाले फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम हो, आप वो वाले फ्रूट्स इस्तेमाल लेकिन करें। डॉक्टर साहब ये जो अभी आप कह रहे हैं कि अगर चीनी छोड़ दो तो जिस्म एकदम से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड बिल्कुल, करता है। मैंने एक बिल्कुल। जगह ये पढ़ा था डॉक्टर साहब, एक मैगजीन आता है साइकोलॉजीज इंटरनेशनल मैगजीन है, मैंने ये पढ़ा था डॉक्टर साहब कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के हार्मोन्स और एंजाइम्स एक्टिव होते हैं जो कि आपको यूथ की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल वैसा होता है। भूखे रहने से एक्चुअली नहीं होता। जो डाइट है आपकी, आपको डाइट तो एक पर्टिकुलर फॉलो करनी है। भूखे रहने से कुछ लोग तो जाहिर है कि देयर इज काइंड ऑफ अ हार्मोन सर्ज, कुछ लोग तो डिप्रेस भी हो जाते हैं, तो वो एक एंजाइटी का फेज में भी चले जाते हैं और वहाँ रिलैप्स आता है। तो भूखा रहना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको लेना है पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन टेक 5 मील्स और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स आप लें, ताकि आप जो वो रिलैप्सेस ना हो आपके। मतलब एक आपने पर्टिकुलर अमाउंट लिया, लेट्स से कि जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम्स पे जाते हैं 3 से 6 महीना गए, हम लोग कहते हैं कि 5 to 10% आप इनिशियल बॉडी वेट गिराओ, 3 to 6 मंथ्स में सस्टेन वेट लॉस लेके आओ। उसके बाद हम मेंटेनेंस फेज के लिए बोलते हैं। हम मेंटेनेंस फेज में हम लोग क्या बोलते हैं मरीजों को, हम कहते हैं वॉच फॉर योर वेट। अपने उस पे हफ्ते में एक बार अपने वेट स्केल के ऊपर चढ़ के देखो, अपना वेट देखो। दूसरी चीज, कोशिश करके अपने तमाम मील्स अपने घर में, घर का खाना, घर का पका हुआ खाना खाओ। एग्जैक्टली। और सॉल्ट, शुगर इनटेक, ये स्वीटेन प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे दूर रहो, इनसे चीजें दूर रहो। और अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू रखो। तो ये जो आपका जो वेट लॉस के रिलैप्सेस आते हैं कि एकदम से रीगेन हो गया वेट, वो कभी भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी आप कहते हैं कि जो शुगर की वजह से आपकी बॉडी एकदम से फूल जाती है और एजिंग बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब ये फल की शुगर से भी होता है? नहीं, नेचुरल जो स्वीट है जो अल्लाह मियां ने एक सेट की है, उससे बिल्कुल नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता? उससे नहीं होता। आप फल जितना मर्जी खा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्योंकि आम खा खा के इतना गिल्ट होता है कि एक तो इतना भागो फिर आम अच्छा, खा- मैं कंसिडर करता हूँ जो आपने गिल्ट की बात की ना, मैं एक ये चीज फिर भी पॉजिटिव लेता हूँ। कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता। तो मैं कहता हूँ अगर आप अपने खाने को गिल्ट से कनेक्ट कर लो तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप खा रहे हो एक पर्टिकुलर सर्विंग में, तो आप नेक्स्ट टाइम वो चीज ना लो। डेफिनेटली आप पोर्शन में रखो उस चीज को, एतदाल पसंदी के साथ खाओ। ये नहीं कि आपने 5 आम खा लिए, आप एक खा लो, आधा खा लो, कुछ पोर्शंस, कुछ स्लाइसेस आपने ले लिया। तो वो गिल्ट से कनेक्ट करना बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छी बात है ना, डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब जो हनी होता है, शहद, उसका भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग जैगरी का जो बिल्कुल, जैगरी। जिसको गुड़ कहते हैं, गुड़ कहते हैं। गुड़ का इस्तेमाल गुड़ का बहुत- इस्तेमाल करें, ब्राउन शुगर का ब्राउन इस्तेमाल करें। शुगर करते हैं। डॉक्टर साहब क्या उनसे भी यही इम्पैक्ट होता है ये सिर्फ सफ़ेद चीनी का? नहीं, सफ़ेद चीनी का तो बहुत ज़्यादा है। जो आप द अमाउंट ऑफ कैलोरीज और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा है। उसके कंपेयर्ड अगर देखा जाए तो हनी और ये ब्राउन शुगर, जागरी, इनका कम होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ शुगर है। डेफिनेटली इनके अंदर भी एक अमाउंट सर्टेन मौजूद हो जाए। दोज हु आर डायबिटिक, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि स्टेविया से जो है, जो चीज़ें स्टेविया से स्वीटन बनी हुई हैं, हाँ। वो उनको इस्तेमाल करें, रादर देन कि आपने बोला गुड़ शक्कर, आपने शक्कर की जगह गुड़ वाली चाय हम पीते हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, हमारे साथ हुमैरा की कॉल है खानेवाल से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब अभी जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे चीज़ों की कि क्या हमें खाना चाहिए, और आपने एक प्लेट पूरी सजा के हमें बताई थी। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि एज अ डॉक्टर अगर आपको कोई चीज़ 100% हर बंदे को विदाउट एनी एलमेंट, या कोई इंसान सेहतमंद भी है या कोई बीमार भी है, अगर आपको किसी एक शख्स को बताना हो कि यार ये चीज़ किसी को किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए, वो क्या होगी? शुगर, चीनी। चीनी बिल्कुल, लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि और जो चीनी से बने हर चीज़ ना, चीनी से बनी हर चीज़ डेफिनेटली। आपका अगर आप लगा लें कि नॉर्मल आप चाय में शक्कर इस्तेमाल करना, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लेते हैं, वो एक ग्लास के अंदर 10 से 12 चम्मच चीनी होती है। अब वो 10 से 12 चम्मच, आपसे जस्ट इमेजिन कि वो 10 से 12 चम्मच अगर आप अपनी चाय में डाल के अब पी लें तो वो जहर बन जाएगी। और वो हम डेली इंटेक कर रहे होते हैं विद एवरी मील। हमारे पास एक जो है वो या तो कैन यूज़ कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाइट क्रेविंग इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, कि हर जगह होटल खुले में है, चाय पराठा चल रहा है। तो आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, गलत हो रही हैं, इसको चेंज करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल को। डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है प्रोपेगेंडा है कि जितने लोग बीमार होंगे फिर उतनी दवाइयाँ खरीदेंगे, फिर बाहर के मुल्कों को तफाता। मुझे तो लगता है इट्स अ पूरा प्रोसेस है कि आप ये नए नए कल्चर्स इस तरह के इंट्रोड्यूस कर दें। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि चूँकि हम लोग एक कंजर्वेटिव कंट्री हैं और हमारे यहाँ सिर्फ खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि गिल्ट फ्री है, जिसका मज़हब भी इजाज़त देता है, शरीयत, सोसाइटी, गवर्नमेंट,
ये चारों तरफ से जो हमें एक चीज़ की इजाज़त है वो खाने की है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस वजह से यहाँ पे जो फूड बिजनेस है वो इतना बूमिंग है, हर तरफ से आप खा सकते हैं। मतलब आपको पता है ना, पर बाकी कंट्रीज में आप जब सिनेमाज होते हैं, साइट सीइंग्स होती हैं, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है, खाना इज द ओनली It's the सेंस only ऑफ thing- एंटरटेनमेंट। सीरियसली अगर उसको कोई बना भी दिया है। मीटिंग हो या शादी हो या मौत हो या कुछ भी हो, तो खाना एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो आपको इसी वजह से तो है वी आर रेसिंग अहेड ऑफ अदर कंट्रीज, और डायबिटीज में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ सोच रहा था कि चूंकि जब छोटे बच्चे होते हैं और हम लोग ही उनको चीनी से इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई बच्चा जो पैदा हुआ है उसके मुंह में तो मिठास का टेस्ट नहीं है, बिल्कुल। तो लेकिन मैंने देखा है कि बहुत फैमिलीज में कल्चर होता है कि जो घर के बड़े होते हैं वो बच्चों को सबसे पहले शहद चटाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब उसके बारे में आप क्या कहेंगे, इज इट ऑल राइट? बिल्कुल भी नहीं, मेडिकली जो है वो शहद चटाना जो है वो गलत है, ठीक है। और उसके अंदर बॉटुलिनम टॉक्सिन हो सकता है, तो वो हम बीइंग डॉक्टर्स, हम लोग फिजिशियंस, हम उसको मना करते हैं। और इसके अलावा बच्चों में जो ये आप अर्ली एज से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि दूध ले रहे हैं, दूध में भी उसके अंदर 2 चम्मच शक्कर डाली, दे दिया, ये मीठा पराठा बना मीठा पराठा, पराठे के ऊपर शक्कर ला दी, पराठे के ऊपर आपने मक्खन की तय लगा दी, या फिर उसके ऊपर मलाई डाल के, उसके ऊपर चीनी डाल के फुली लोडेड करके बच्चों को दे दिया। या सूजी का हलवा बहुत खिलाते हैं बहुत ज़्यादा। और मोनोटोनस डाइट भी रिकमेंडेशंस में नहीं आती कि एक तरह का खाना हर वक्त दिए जाओ। चेंज करना चाहिए बच्चों की डाइट को, और कोशिश करना चाहिए कि बच्चों की डाइट को उसके जो उनकी जो मैक्रोज है उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। मतलब एक प्रॉपर वे में आप उनको दें, ना कि आप लोड्स ऑफ कार्ब्स उनको दे दिए विदाउट एनी प्रोटीन। हम हमेशा कोशिश करते हैं 2 पराठा, लेकिन आप जाहिर है उसको वेजिटेबल ऑयल में आप उसको करके आप एक कोई प्रोटीन कंटेंट, कोई अंडा या कोई कबाब के साथ आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हेल्दी भी होगा और उससे ओबेसिटी का शिकार भी नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं, इवन मर्द हजरात भी या खवातीन भी बहुत ज़्यादा कभी कभी अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा उनको तेज़ आ रहा होता है, हर बात पे उनको एक फ्लेयर अप हो जाते हैं। इसका काफ़ी लोग ये मानते हैं कि खाने से बहुत ताल्लुक होता है। खाने इमोशंस डेफिनेटली है, जो हार्मोन सर्ज होते हैं आपके, जैसे मैंने जिक्र किया था कि डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट हार्मोन सर्ज, और डिपेंड्स के किसी और, आप अगर खाना नहीं खाएंगे आपके अंदर जैसे डिफरेंट सर्ज ऑफ हार्मोन, और डिपेंड करता है मेरे अंदर वो हार्मोन का सर्ज नहीं तो हो मुझे रहा बहुत खुशी होती है। आई फील सो हैप्पी। तो कुछ ये आपने बना लिया ना अपना लाइफस्टाइल, ये बना लिया। कुछ लोगों को खाना खाने में प्लेजर मिलता है। एक चीज एक और मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल में पढ़ा तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई थी, अगर आपका जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से जो आपका आप समझें कि जो ये जो प्लेजेंटनेस है खाने की वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली। तो वो प्रैक्टिकली होता है, जो होता लोग है। बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको खाने की चाह नहीं होती है, वो कम हो जाती है उनकी। ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स। लेकिन डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि मैंने सुना बच्चों को खिलाओ तो उनका अग्रेशन उनमें आ जाता है। डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई फूड होगा जिसकी वजह से उनको अग्रेसिव होंगे। कुछ ट्रेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं बच्चों के अंदर, लेट्स से ADHD की बात करें, बहुत कॉमन है, ऑटिस्टिक बच्चे भी आते हैं, फेमिलियल भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डाइट की वजह से इट्स द ओनली कॉजेटिव एजेंट, ज़रूरी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करते हैं ओबेसिटी के ऊपर कि वो हज़रात और वो ख़वातीन और वो बच्चे जो कि मोटापे का शिकार हैं, ओवरवेट है, सबसे पहले जिस चीज़ को उन्होंने टारगेट करना है वो है मिठास, शुगर। उसको ज़िंदगी से कम करें और प्लीज़ ज़ाती तौर पे ख़ुद से कोई भी इक़दाम मत उठाएं, एक डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके लिए एक प्लान स्केच आउट करेंगे ताकि आपकी इस मोटापे से जान छूट सके। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आपकी मोटापे से जान छूटेगी, इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी मुश्किलात, इतने सारे ज़हनी अमराज हैं जिससे आपको निजात मिलेगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त, इस शो की आन बान और शान, परी चेहरा, जाज़िब नज़र, खूबसूरती का पैकर, हमारे साथ हैं हुमैरा नाज और शेफ नौरीन। अच्छा, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक?
लेकिन नहीं, ये बात तो है ऑफ कोर्स, ये दोनों हमारे शो का एक बहुत ही अटूट अंग है, एक बहुत ही जबरदस्त हिस्सा है और दोनों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। क्या गलत तो नहीं कह रहा? ऑफ कोर्स। कैसी हैं आप नौरीन? बिल्कुल ठीक है। लग रहा आप कैसे? सीधी स्कूल से आ रही है, लग रहा है लग रहा है फौरन स्कूल से वापस आई। बाकी स्कूल से ही आ रही है। हाँ? स्पेन स्पेन से आ रही है। आप कैसे हो मेरा? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल। मेरा बेतहाशा सवालात लोगों ने भेजे होते हैं आपके लिए, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपसे पूछूं मेरा, चूंकि आजकल आपने देखा हुआ है कि मौसम तेज़ी से बदल रहा है, एकदम से हवाएं चल रही हैं, बरसात का मौसम आके नहीं दे रहा और बहुत ही टूटी टूटी बारिशें हो रही हैं। इसके अंदर मेरा मुझे एक बात बताएं, एक बालों के अंदर अजीब सा ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिससे लगता है कि बिल्कुल ही एक सीबम की एक्सक्रीशन होती है। सीबम की एक्सक्रीशन होती है। मेरा बहुत सारे लोग हैं उसके सर में टेल्कम पाउडर वगैरह लगा लेते हैं उसको काउंटर करने के लिए, क्या ये सही है? देखें, एज अ ब्यूटी की फील्ड में अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, तो हम स्कैल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम किसी केमिकल के एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो वो स्कैल्प में ना लगे, इसलिए हम टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं। लेकिन डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली टैल्कम पाउडर नहीं यूज़ किया जाता। डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपके पास एलोवेरा जेल, यार मैं हमेशा कहती हूँ घर में उगाओ एलोवेरा, बेहतरीन आपके पास एलोवेरा जेल होता है, वो आप 50 रुपए का पौधा मिल जाता है, आप उसको ग्रो करो और वो लगाओ, आपकी सीबम बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एलोवेरा से? एलोवेरा जेल से। अच्छा, अब मैंने चूंकि एलोवेरा का पौधा घरों में लोगों ने लगाया हुआ ही होता है, उसके अंदर कभी कभी अगर आप उसकी स्किन पील करते हैं तो अंदर से जो जेल निकलता है, एट टाइम्स वो येलोइश सा जेल होता है। कभी भी जब आप लीफ को ब्रेक करते हैं ना, उसको थोड़ी देर के लिए पानी में, जहाँ से आपने ब्रेक किया होता है उसको उल्टा करके आप पानी में डिप करके रख दीजिए उसको। अच्छा। ताकि वो उसका जितना भी, क्योंकि उसका थोड़ा सा जहरीला मादा, थोड़ा सा कह लीजिए कि वो आपकी स्किन को इरिटेट करता है और कुछ नहीं है। पानी में रहने के बाद उसके बाद आप उसका जेल निकालिए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा ठीक है, आज आप क्या बता रही हैं? मैं आज ये बता रही हूँ कि बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं कि जी गर्दन ब्लैक हो गई है, नकल्स ब्लैक हो गए, कोनियाँ ब्लैक हो गई हैं, आपके जो नीज हैं वो ब्लैक हो गए हैं। कुछ लोगों की तो थोड़ी भी ब्लैक होती है। जहाँ भी ब्लैक पैचेस हैं उसके लिए, जहाँ जहाँ आपके बॉडी पार्ट्स पे अगर किसी के दिल पे ब्लैक पैचेस हो तो हाँ सूर्य नाश पढ़ के उसके ऊपर फूंक दें। क्या कह रहे हैं? मैं कहा सूर्य नाश पढ़ के उसके ऊपर फूंक दें। अच्छा चलिए ठीक है, प्लीज बताइए। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एक 3 प्रोसीजर्स का मैं एक वो बता रही हूँ आपको कि आपने सबसे पहले, आपके पास आलू मौजूद होता है घर में और ये ब्लैक पैचेस को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। तो आलू कोशिश करें, जूस वूस निकालने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो आपने आलू ऐसे करके ऐसे 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 पंचर किया इसको थोड़ा, बिल्कुल पंच कर लें। एंड देन इसके ऊपर आपने मीठा सोडा है, ये आपने स्प्रिंगल किया और उसके बाद आप अपने जितने भी ब्लैक पार्ट्स, इसको थोड़ी देर आप इसको होने दें, इसमें पानी में डूबने दें। उसके बाद आपके जितने भी ब्लैक पैचेस है ना, उस पर आपने इस तरह ऐसे 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 आलू के साथ जितना इसका रस निकलता चला जाएगा। ये फेस पे नहीं करना है, खुदा के वास्ते मैं अब साफ बता दूं कि ये सिर्फ बॉडी पार्ट्स के लिए है, आपके आर्म पिट के लिए है, आपके नकल्स जितने उनके लिए है, नीज के लिए है। अच्छा, ये करने के बाद जब आप इसे वाइप आउट कर देंगे, वाइप आउट करने के बाद दूसरा जो प्रोसीजर होगा वो आपका इसमें मैं बता दूं, आपने लेना है दही लेना है 1 चम्मच, दही के साथ आपने हनी लेना है, वो भी तकरीबन आपने 1 चम्मच लेना है और इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये एक क्रीमी फॉर्म सी बन जाएगी। फिर आपने इसका मसाज करना है, ठीक है? दही और शहद का, हनी का, दही और हनी का मसाज करना है। मेरा इसको तो चेहरे पे भी लगा सकते हैं, ये वाला प्रोसीजर। सेकंड वाला आप फेस पे भी लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर बेकिंग सोडा है तो वो फेस पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ लोगों को इरिटेशन हो जाती है। और हमेशा मैं कहती हूँ जो टोटके यहाँ बताए जा रहे हैं उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी बॉडी पे इसको स्प्रेड करें, लगाएं, जैसा भी करें। अच्छा, जो भी मसाज है वो तकरीबन 1-2 मिनट का होगा, ठीक है? 2 मिनट के बाद हम इसको भी रिमूव करेंगे। बिल्कुल एंड में आपने जितना भी है सब आपकी क्लीनिंग हो गई, उसके बाद आपने लेना है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल, वो आपके पैचेस को
रिमूव करने में, इन्हेंस जो आपकी बॉडी का कलर है उसको रिमूव कर वापस लाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये 3 स्टेप का प्रोसीजर है जो आपने ब्लैक पैचेस के लिए करना है। छोटी छोटी स्टेप्स हैं, वो आप घर बैठे, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें घर में मौजूद होंगी जो आप कर रहे हैं। तो ये इससे आपके ब्लैक पैचेस ख़त्म होंगे। देन मैं आपको बता रही हूँ जो आजकल मैं खुद कर रही हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मैंने फेस वॉश लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। बेसन लेना है आपने 1 चम्मच आपने कॉफ़ी लेनी है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये ना आप बना के अपने वॉश बेसन पे सामने रख दीजिए काउंटर पे। बेसन और कॉफ़ी मिक्स, बेसन और कॉफ़ी मिक्स करके जब भी आपने इसे यूज़ करना है, चाहे तो आप इसे दूध मिला के यूज़ करें, चाहे तो दही मिला के। दही जो है वो ड्राई स्किन वाले यूज़ करते सकते हैं और दूध जो है वो ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। आपने इसको जब आप पेस्ट बन जाएगा तो अच्छी तरह फेस पे अप्लाई करके छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद आपने गीले हाथों से मसाज करना है फेस पे, और हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में मैं हमेशा कहती हूँ। मसाज करने के बाद आप सिर्फ वॉश करें फेस को, आप देखिए इतना ग्लो आपकी स्किन पे आ जाएगा। मैंने कोई बेस नहीं लगाई हुई फेस पे, और मैं यही लगा रही हूँ फेस वॉश की जगह। बेहतरीन है, ये दोनों चीज़ें मिला के रख लें आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ग्लो के लिए, आपके रिंकल्स के लिए, तीनों चीज़ों के लिए। तो ये आप ये लगाइए। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, हुमैरा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं तो मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और मैं अभी ब्रेक में भी हुमैरा से यही बात कर रहा था कि चेहरा और आपके बाल और स्किन जितने भी अच्छे, उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स उस वक्त आपको मिलेंगे अगर आपकी शख्सियत अच्छी हो, लोगों को मज़ा है आपकी मौजूदगी में। हुमैरा, हमसे सिद्रा ने पूछा है शेखपुरा से कि उनकी गर्दन पे और चेहरे पे छोटे छोटे मस्से हैं। ओके। और उनकी वालदा को भी यही प्रॉब्लम है। अगर उनकी गर्दन पे और चेहरे पे, आंखों के नीचे मस्से हैं छोटे छोटे, उसके लिए क्या किया जाए? रंग इनका गोरा ही है, स्किन बाकी सही। देखिए, जब मस्से जब पैदा होते हैं जब आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं हो रही होती है। आप रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप चूना जो बुझा हुआ चूना आता है पान में जो हम खाते हैं, वो आप थोड़ी देर के लिए लगा के रखें, 3-4 दिन तक रखें। सिर्फ मस्सों के ऊपर लगाना होता है, आपके मस्से झड़ जाएंगे। लेकिन वो बनना क्यों बंद होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो बनते क्यों हैं। जब तक आपका जिगर सही काम नहीं करेगा, आपके मस्से फिर बनेंगे, फिर निकालना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप जिगर को ज़रूर साफ़ करें। आपका ब्लड प्योरीफाई होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और उसके लिए क्या करें? उसके लिए बेहतरीन है, चरायता एक बूटी आती है, आप चरायता बूटी घर में लेकर आइए। चरायता बूटी आपने रात को पानी में भिगो के रख दिया, ½ टीस्पून, और सुबह वो पानी, वो होती बहुत कड़वी है, वो ऐसे नहीं ली जा सकती। तो कोशिश करें कि उसका पाउडर बना लें चरायता का, और जो छोटे वाले कैप्सूल्स होते हैं ना, एम्प्टी कैप्सूल्स, उसमें फिल करके वो रख लें। 1 कैप्सूल डेली खा लें, उनका खून बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएगा इस बूटी के खाने अच्छा, से। मेरे मुझे बात बताएं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, क्या ये गर्मियों में भी खाए जा सकते हैं? बिल्कुल खाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी बहुत भर भर के खाना, इस तरह नहीं है। आप सिर्फ इतना जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए, आप सारी चीज़ें खाएं। इवन स्किन के लिए सबसे बेहतरीन मूंगफली होती है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि किसी ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म है, तो रात को उसको पानी में भिगो के रख दें, और सुबह वो आपने पानी चाहे पी लें या फेंक दें, और उसके बाद वो चबा के खाएं। वो उसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी, और आपके स्किन के लिए बेहतरीन होते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा। स्किन हो गए, बाल हो गए आपके। देखें, नट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सोचें कि हम मल्टीविटामिन्स लेकर आ रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि मल्टीविटामिन्स आपके पास नट्स में मौजूद है। आप उस दवाई के बजाय वो नट्स लेना शुरू कर दें। महंगी जितने की दवाई होगी, मेरे ख्याल से उतने के ही आपके पास नट्स भी आ जाएंगे। सीरियसली
बेस्ट टाइम जो होता है नट्स ये सारे ड्राई फ्रूट्स खाने का अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाएं। अच्छा सुबह सब मैं तो सीरियल लेती हूँ उसमें सारे नट्स डाल देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, सही एक है। बनाना भी डालती हूँ, अगर स्ट्रॉबेरीज है तो स्ट्रॉबेरीज भी काट के डाल दी। ये हेल्दी नाश्ता बता रही है जो नौरीन मैं बता यही रही है, करती हूँ हेल्दी है। नाश्ता, क्या कहते हो मेरा, मैं यही करती हूँ क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप ये खाएं थोड़े से ये खा लें ड्राई फ्रूट सबसे बेस्ट है। एनर्जी सीरियल्स भी में भी डाल, मिलेगी। हाँ सीरियल में डाल सकते हैं। हाँ सीरियल में तो डाल दीजिए, Cornflakes अखरोट हो गया, सब चीजें। इवन कुछ सीरियल्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें नट्स मौजूद होते हैं, आप जब Exactly. डाल रहे हो तो उसमें मौजूद होते हैं सारे नट्स। अच्छा हुमैरा, मैंने तो पता नहीं अभी पिछले दिनों से ना शेफ नौरीन एक चीज़ कोशिश की कि कोई भी चीज़ पैकेट की हो ना उसको ना इस्तेमाल करो। या आप बहुत अच्छा करें, मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को कह रही हूँ और जब मेरी रिसर्च, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ, मैंने तकरीबन आज से 15 साल पहले मैं किसी चैनल पे शो करती थी जो हेल्थ से रिलेटेड था। उस वक्त मैंने कहा था कि चिकन मत खाओ इतना, चिकन मत खाओ इतना, लेकिन आज देखें रिसर्च साबित कर रही है कि चिकन खाने से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी तरह मैंने कई चैनल्स पे बोला है कि ये प्रिजर्वेटिव केमिकल्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, अब देखें कितनी रिसर्चेज आ रही है कि ये जितने प्रिजर्वेटिव हैं, हमारे चाहे चटनी में हो, चाहे आपके किसी भी मसाले में हो, सॉसेस में कितने बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। देखिए वंस इन अ मून चलता है कि आपने बना लिया, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी हैं कि आप घर में बनाएं। बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो आप घर में खुद बना के रख सकते हैं। हमें वो चटखारे की जो आदत होगी ना कि एक मसाले का वही टेस्ट आना है और वही बनना है, तो कोशिश करें कि घर में मसाला आप बना लें। एक दिन में, हफ्ते में एक दफ़ा बना लिया, लेकिन बाकी दिनों में आप अपने घर का बनाएं। अच्छा हुमैरा, चूँकि आप एक हर्बलिस्ट हैं, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो कि भैंस का या जानवरों का दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते। वो कहते हैं आमंड मिल्क ले लो या सोया मिल्क ले लो। आप क्या सोया कहते हैं? मिल्क लेते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दूध ही इतना एक्सपेंसिव हो गया तो ये चीज़ें आप सोचेंगे कहाँ जाएंगी। कि एक सर्टेन लोग जो हैं वही यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, और जिन लोगों को एलर्जी है तो वो ही इस चीज़ की तरफ आते हैं। आप आलमंड मिल्क निकालने का भी तरीका होता है कि आपने बादाम को रात को भिगो दिया और फिर सुबह उसको पील करके उसका जो है उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें तो आपका आलमंड मिल्क, उसको छान लें तो वो आपके पास रेडी होगा। इसी तरह सोया बीन्स जो होते हैं, आपने सोया बीन्स लेकर आए, उसको भिगो दिया रात भर और सुबह उठ के आपने उसको एक बॉईल करके अच्छा सा उसको ब्लेंड कर लिया और छान लिया उसको, तो वो आपके पास सोया मिल्क जो है वो रेडी होता है आपका। तो इसी तरह ये चीज़ें आपकी, सोया मिल्क इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, लेकिन आलमंड मिल्क जो है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। अच्छा मेरा कहते हैं कि जो सीजनल फ्रूट या सब्जियां होती हैं वो जिस सीज़न में आते हैं वो उस सीज़न की बीमारियों को काउंटर करने के लिए पैदा हुए होते हैं। बिल्कुल तो ऐसा जो आम अभी आजकल बेतहाशा आम आया हुआ है, क्या आम के पील्स या आम की जो चीज़ें कोई सी भी वो आपको चेहरे पे लगाने के लिए, एप्लीकेशन के लिए भी काम आ सकती है? बहुत सारी चीज़ें, जिस गुठली को हम फेंक देते हैं ना, हाँ। वो उसके अंदर जो एक गुठली और होती है, वो आपके अगर कहें कि आपके खून साफ करने के लिए, आपके हाजमे को ठीक करने के लिए, आपकी स्किन के लिए वो बहुत बेहतरीन होती है। उसको कैसे इस्तेमाल करें? आप उसको पील कर लें, जैसे गुठली अंदर से निकाल ली, वो उसको मगज जो काट होता के है, निकालनी पड़ती है? हाँ, वो कूट के या किसी ठीक भी है। तरह आपने वो अंदर से निकाल लिया, उसको आपने छोटा छोटा बारीक काट लें और धूप में रख दें, वो सूख जाएगा, उसका पाउडर बना के रख लें। वो पाउडर आपके लिए बेहतरीन है। आप चाहें चुटकी भर खा लें। आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तो वो आपने पानी में डाल के पी लेना है। आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आपने लगा लेना है, कलर को इन्हांस करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता इन चीज़ों को, तो हम यहाँ अवेयरनेस देते हैं इसी चीज़ों के कि आप उसको अल्लाह ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई है जो आपके फ़ायदे की ना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको आपका पता ही फायदा तो है। मुझे पता ही नहीं था कि जो चेरीज आती हैं, चेरी के अंदर ही गुठली होती है उसकी छोटी सी, उसको अगर आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर बीज होता है। बिल्कुल होता है। अब इतने सारे लोग जो अपने घरों में चेरीज अगर लगाना चाह रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम प्लांटिंग उसकी करें, तो वो जब लगाते हैं ना तो वो नहीं ग्रो करती। अब वो अगर आप उसको थोड़ी सी क्रैक करके, ये इवन अगर आम का अगर आप पेड़ लगाना चाह रहे हो तो उसको भी आप थोड़ा सा अगर काट दें, ऊपर से छुरी से काट दें, कैंची से काट दें, तो उसके अंदर वो गुठली होती है जिसका आप पाउडर बनाने का कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर जो मगज होता है, अंदर जो मगज होता है उसका बना के आप वो कर सकते हैं। क्योंकि अंदर के मगज का फिर हमारा मगज भी तो सही होता है। मगज तब सही होगा ना अगर होगा। उसके सही होने के लिए उसका होना भी तो बहुत जरूरी, मुझे तो लगता है मेरे पास है ही नहीं। नहीं, आपके पास बहुत नहीं, अच्छा नहीं, है। मेरे पास आप बहुत अच्छी हुमैरा मुझे एक्टिंग लगता है कर मेरे पास रहे दिल हैं। है। इसका मतलब आपके पास बहुत मगज है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप, हमने देखा हुआ है। अच्छा मेरा और कौन सी अच्छा, एक चीज़ मैं और क्रीम बता रही हूँ जो नाइट क्रीम के तौर पे आप बना के रख सकते हैं। ये खीरे का जूस है, कुकम्बर का,
वो तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया है यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एलोवेरा जेल, जो कि ये फ्रेश जेल है, ये हमने निकाल लिया था पहले लीफ से। ये आपने इसमें मिक्स करना है। एंड देन आपके घर में कोई भी क्रीम है, कोई भी जो आप लगा रहे हैं, फ्रेश क्रीम इवन क्यों ना हो, कोई लोशन हो, वो आपने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर देना है। ये कोई सी निकाल भी के- क्रीम? कोई सी भी जो आप लगा रहे हैं, मैंने कहा ना इवन फ्रेश क्रीम जो आप खाते हैं वो भी अगर है तो आप ये आई तीनों थिंक चीजें इसका सबसे अच्छा रिजल्ट फ्रेश क्रीम का ही आएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर हम वही सनफ्लावर ऑयल कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं। ये मिक्स करके आपने ना बहुत अच्छी तरह इसको बीट करना है। अभी मेरे पास बीटर नहीं है, लेकिन मैं इसको बीट करके ये हफ्ता भर आपकी फ्रिज में रह जाएगी ये क्रीम। डेली आपने रात को लगा के, क्योंकि अंदर देखें इसके अंदर आपको मॉइस्चर भी जा रहा है, इसके अंदर खीरे का जो आपके पास एलिमेंट है वो आपकी स्किन को टाइट भी कर रहा है, कलर भी इन्हेंस कर रहा है, और जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी इसके अंदर गया हुआ है। अच्छी तरह आप पूरे हाथों पे, पैरों पे, आप फेस पे, गर्दन पे ये लगा के रात को सो जाएं, और सुबह जो मैंने आपको कॉफ़ी और बेसन का बताया था उससे आप फेस वॉश करें। आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उमेरा मुझे बताइए, अभी आपने जो उसमें क्रीम ऐड की है, अगर उसी जगह मलाई ऐड कर लें? मैंने कहा ना मलाई, आप मलाई दूध भी कर की- सकते हैं ना? दूध की मलाई भी उतार मलाई जो सकते ऊपर हैं, और जमी बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। आपके पास कोई टेट्रा पैक क्रीम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई लोशन बेस रखा हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे क्रीम आप इसमें यूज़ करके आप अच्छी खासी, ये देखें ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन के लिए काफ़ी है, लेकिन इसको आप फ्रिज में रखिए, और फ्रिज में रखने के बाद आप किसी जार में बंद करके फ्रिज में रख ये दीजिए। किसी बॉटल में रख लें, नोजल वाली, जिससे आप हाँ, निकाल जिसमें सकें। आप लगा सकें। आप पूरे आप हाथों पैरों पे इसको लगा के सोएं आराम से, कुछ नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेरे कुछ लोग होते हैं ना, वो अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें घर में जो बचा होता है वो सब डाल देते हैं। अब नहीं जो जी। बहुत सारे लोग हैं, अब इस क्रीम के अंदर दालचीनी भी डाल देंगे, एलोवेरा भी डाल देंगे, नहीं ताकि- नहीं 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 देखें, जितनी चीज़ें डालेंगे फिर आपको नहीं पता, ये वो चीज़ें जो हर टाइप की स्किन के लिए। ठीक है। अब दालचीनी तो खाली एक्नी के लिए अब यूज़ की जाएगी ना, ड्राई स्किन वाले तो, और मसाला अगर फेस पे जा रहा है तो और अजीब ही और रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, एजिंग बढ़ जाएगी। एजिंग हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑल टाइप ऑफ स्किन की चीज़ें बतानी चाहिए जो सब यूज़ कर सकें। और हमारे मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे लोग इतने हैं कि खुद ही ढूंढ के सर्च करके सवालात शुरू कर देते हैं। और एक मैं यहाँ बात ये ज़रूर करूँगी कि सोशल मीडिया पे हमारे पास जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, उसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो हमारे बहुत पक्के या बहुत पुराने दोस्त हैं कि जो मैसेंजर पे आके सवाल करते हैं और क्या कर रही हैं, आज क्या खाया, आज क्या पिया। तो इसके लिए प्लीज तो ये मैं कहूँ कि ये भाई देखें, आप लोग हैं इसका हमारे मतलब फैंस आतिश जरूर हैं। जवान है। ओह माय गॉड। तो मतलब ये एक कर्टेसी भी होनी चाहिए थोड़ी सी कि आप पहले लेकिन पूछ उमेरा लीजिए। देखिए कि मैं उनको ब्लेम नहीं करता। जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं। सही बात है, वाह भाई वाह। सुना ना आपने, ये बड़ी पुरानी मिसाल है, जब बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं। लेकिन मैं आज सुबह ही आप लोगों से कह रहा था कि प्लीज़ सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। अगर कोई खातून है और तो ऑफकोर्स उनके साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इज्जत और तमीज़ से पेश आना चाहिए, नहीं तो ब्लॉक का बटन आपका इंतजार वो करें। तो हो जाते हैं है ना? ब्लॉग, बहुत हो जाते हैं। मेरा थैंक यू सो मच, बहुत खुशी होती है आप जब भी आती है, और Thank माशाल्लाह you. आज तो बहुत अच्छी लग रही है। Thank you. लेकिन बस थैंक यू वेरी मच। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक। वेलकम बैक टू माय किचन। आज जो हम बनाने जा रहे हैं, अब आप भी आ गए। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रॉसऑन। क्रॉसॉन बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम बना रहे हैं फ्रेंच ब्रेड पुडिंग। आज हम डिजर्ट बना रहे हैं, वो भी जो मेरे होस्ट है इन्हीं की फरमाइश पे आज ये वाला डिजर्ट बन रहा है। मैंने कहा था वैसे। आपने कल कहा था ना बिल्कुल, सर, हाँ। कि कोई डिजर्ट बनाई। मैं कहा चलिए आज हम फ्रेंच ब्रेड पुडिंग बना लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं? नहीं, उससे पहले मैं हाँ। मैं ये चाह रहा था कि आपको पता क्रॉसऑन देके हाथ हाँ, नहीं मुझे पता, वो आप खा रहे थे। हाथ नहीं रुकते मेरे। लेकिन आज खवातीन और हज़रात, आपको पता है TV1 हमेशा आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। आज रात को आप एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले देखेंगे, एक टेलीफिल्म देखेंगे रात को 8 बजे TV1 पे, जिसका नाम है लाला रुख।
और ये स्टोरी एक मिडिल एज अफसाना निगार साकिब की है और उसकी एक यंग फैन लाला रुख की है। इसके राइटर हैं अखलाक अहमद, डायरेक्टर हैं बाबर कयूम और इसके अंदर काम कर रहे हैं अली खान। चलिए चल के हम इसका ट्रेलर देखते हैं। रही ना ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पर कहिए कि आरज़ू क्या है। मेरी जिंदगी एक मिसरा है, आप चाहें तो शेर बन जाए। अगर बच्चों का इतना ही शौक है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या सोच रहे हैं? वही जो एक प्यासा समुंदर के पास आकर सोचता है। बहुत सीधा इंसान समझी थी, लेकिन तुम तो बहुत धोखेबाज निकले। मैं एक जीता जागता जिंदा इंसान हूं, कोई अफसाना नहीं जो पढ़ के तुम खत्म कर दो। ये नहीं था उसमें। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग सा। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। शेफ नौरीन मुझसे बहस करी थी कि इस ड्रामे का एंड ये था या वो था। मैंने कहा इसका वो एंड नहीं होगा, ये एक नया ड्रामा है। आप क्या Let's see. आज रात को आप देखिएगा खवातीन और हज़रात, लाला रुख। इसको डायरेक्ट किया है बाबर कयूम साहब ने। इसकी कास्ट में है तहरीन गना और मिस्टर अली खान। अखलाक अहमद साहब की ये लिखी हुई कहानी है जो कि आपको आज बहुत पसंद आएगी। एंड ओवर टू यू शेफ नौरीन, अब किचन और शो आपका हुआ, मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, वहाँ बैठ के कॉफी पीऊंगा। ओके ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो ये डेजर्ट बन जाएगा, फिर आप डेजर्ट खा लीजिएगा। हाँ ठीक है। इसका मतलब कि मैं चला जाऊँ। आपने झूठे मुंह भी नहीं कहा कि नहीं रुक जाएं, कोई बात नहीं, मेरा हाथ बटा दीजिएगा। नहीं आप जाइए ना, मुझे जरूरत नहीं है। देखा चले ठीक है बस। चलिए जी, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ लाइक फ्रेंच ब्रेड पुडिंग। इसके लिए हमको चाहिए क्रोसॉन फ्रेंच ब्रेड होती है, ठीक है। इस तरह से मैंने उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। अच्छा, अगर ये 2-3 दिन पुरानी होती है, स्टेल होती है, तो उससे ज़्यादा ये मज़े का डिज़र्ट बनता है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा पुराने क्रोसॉन चाहिए होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स पुराने नहीं थे, तो मैंने आज ही ये बेक किए, तो मैं घर से लेकर आ गई हूँ ये। तो ये वाले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ लिया है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए वाइट चॉकलेट, ठीक है। वाइट चॉकलेट 250 ग्राम हमें चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने इसको मेल्ट किया था। लाइक ये पतीला रखा है, आप देख रहे हैं सामने, ठीक है। इसके अंदर मैंने वाइट चॉकलेट डाली थी 250 ग्राम। फिर मैंने इसके पानी भर के इसको बॉईल किया और मैंने उसके ऊपर ये रख दिया था। 1 टेबलस्पून बटर, 250 ग्राम वाइट चॉकलेट डाल के मैंने इसको मेल्ट किया, तो ये इस तरह से मेल्ट हो गया। इसको हम डबल बॉयलर कहते हैं। इसी तरह मैंने चॉकलेट सॉस को भी इसी तरह बना के रख दिया था, ये आपके सामने। तो हमने भी इसको डबल बॉयलर किया था चॉकलेट सिरप बनाने के लिए। अच्छा, इसमें हमको चाहिए कस्टर्ड पाउडर है 1 टेबलस्पून, जो कि मैंने इसको दूध में हल्का सा डिसॉल्व कर लिया था। 4 पैकेट इसमें मिल्क होगा, टेट्रा पैक जो मिल्क होता है वो 4 पैकेट इसमें जाएगा, मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें क्रीम है, चॉकलेट सिरप है, रेजन्स हैं, किशमिश है। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ रेजन्स जाते हैं, ठीक है। नमक पिंच जाएगा, वनीला एसेंस है, मक्खन है, और ये मेरे पास है पील पाउडर। ऑरेंज होता है उसका जो छिलका होता है, उसका द पील जो होता है उसका ये पाउडर इसमें जाएगा 1 चुटकी, ठीक है। ऑरेंज जूस है हमारे पास, और ये पाउडर्ड शुगर है, ठीक है। अच्छा, इसका हम बनाएंगे एक ऑरेंज कैरेमल सॉस बनेगा, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे बनेगा। चलिए हम ये सॉस की तरफ जाएंगे। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे मैं आपको बताऊंगी कैरेमल सॉस कैसे बनता है। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था मैं कैरेमल इसका ऑरेंज सॉस बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने दूध में एक सिनेमन स्टिक डाल दी थी, थोड़ा सा टेस्ट आएगा सिनेमन का, ठीक है। ये दूध से सिनेमन स्टिक मैंने देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये डाल दी थी मैंने इसके अंदर ताकि थोड़ा सा सिनेमन का टेस्ट आ जाए। अब इसके अंदर जाएगा ये कस्टर्ड जो मैंने आपको कहा था 1 टेबलस्पून। वनीला कस्टर्ड है, मैंगो कस्टर्ड है, बस स्ट्रॉबेरी नहीं जाएगा, वनीला और मैंगो, ठीक है। इन दो का आपका पास ऑप्शन होते हैं। हमने ये इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड किया और इसको हमने
चलाना है इस तरीके से। इतने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। हम इसमें ऐड करेंगे अभी ये पाउडर्ड शुगर, ठीक है। ये हमने इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड करी और इसको हमने चलाना है इस तरीके से। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना क्योंकि हमारी जो ब्रेड है क्रॉसॉन उनको थोड़ी सोक हमें करनी है, तो थोड़ा सा पतला इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होगी मिल्की। चलें जी, इतने ये थोड़ा सा ये पकता रहेगा तो हम क्या करते हैं इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं लाइक दिस। और अब हम आएंगे अपने ऑरेंज कैरमल सॉस की तरफ। अच्छा, इसके लिए मुझे चाहिए बटर, मैंने लिया ये अराउंड 2 टेबलस्पून बटर इसमें ऐड करेंगे। एंड बटर शुड बी अनसॉल्टेड बटर ज़्यादा वो उसमें चाहिए, नॉट सॉल्टेड वन, ठीक है। इसका फ्लेम हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसके साथ साथ जाएगा इसके अंदर ये नमक, 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें सॉल्ट। फिर इसमें जाएगी ये पाउडर शुगर, थोड़ा सा कैरमलाइज होगी ये शुगर, ठीक है, अराउंड 3 टेबलस्पून, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून, ठीक है। हमने वनीला एसेंस इसमें ऐड किया। और ये है ऑरेंज पाउडर, पील पाउडर, जो छिलके का पाउडर होता है, ये इसमें जाएगा 1 चुटकी के बराबर, ठीक है। और एंड में हम डालेंगे ये ऑरेंज जूस, ठीक है। ये ऑरेंज जूस इसके अंदर चला गया। और थोड़े से हम इसमें अभी रेजिन्स डाल देंगे, किशमिश 10 से 15, ठीक है। हमने किशमिश इसमें ऐड कर दिए। और अभी हम क्या करेंगे, ये हमने क्रीम इसमें डाली हुई है, अभी हम इसमें इसको बीट करेंगे हैंड बीटर से, ठीक है। ये जब इसका कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होगी तो फिर हम इसको बताएंगे मैं क्या करूँगी इसके साथ। चलें जी, ये हमारा इतने ये कैरमल सॉस हमारा रेडी हो रहा है। हम आ जाते हैं मिल्क की तरफ जो हमने कस्टर्ड बनाया था, ठीक है। चलें जी, ये हम इधर रख देते हैं। ये हमारा जो बोल है हम इधर ले आते हैं। ये ब्रेड इधर आ जाती है। ये देखिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसमें ये ब्रेड डाल देनी है, ठीक है। ये ब्रेड हमने इसको फैला दी है छोटे छोटे टुकड़ों में करके। अगर आपके पास बासी है, 1-2 दिन पुरानी है, तो उससे ये और मज़े का डिज़र्ट बनेगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, अवन मैंने पहले से प्री हीट कर दिया, 375 फ़ारेनहाइट पे हमने किया है इसको। 10 मिनट्स हमने इसको बेक करना है, ये सब करके इसकी जब सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये रेजिन्स नीचे, ठीक है। हमने रेजिन्स डाले इसके अंदर। उसके बाद ये जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था, इसकी हमने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि देखिए ये थोड़ा से सोक होंगे ना, तो ये बेक होगा तो ये बहुत मज़े का लगेगा क्योंकि ये ब्रेड पुडिंग बन रही है। इसको हम तेज़ कर देते हैं थोड़ा। ये हमने इसमें डाला। अब हम ये वाली चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया लाइक दिस। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये देखें सिनेमन स्टिक ये इसके अंदर थी, पक गई थी, थोड़ा टेस्ट देने के लिए हम इसको निकाल देंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारी क्रीम है, ठीक है, ये इसके ऊपर जाएगी इस तरह ड्रिजल होके लाइक दिस। बाकी हम ऊपर से डालेंगे जी। अच्छा, ये हमारा है चॉकलेट सॉस, ठीक है। ये इसके अंदर आएगा इस तरीके से। ये बहुत डिफरेंट बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और आप यकीन करें ना करें, ये ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं। ये ब्रेकफास्ट होता है इन लोगों का। इसके साथ वनीला आइसक्रीम, जब ये बेक होगा तो इनके पीसेस कटेंगे और फिर इसके ऊपर जब ये क्रिस्पी भी होगा, ऊपर से पीसेस में भी आएगा, ये चंक्स होंगे, तो फिर इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं इसको। चलें जी, हमारी ये सॉस देख लेते हैं, कैरमल सॉस। चलिए जी, हमारी कैरमल सॉस इतने ये वो होगी। हम ये आ जाते हैं अपनी वाइट चॉकलेट की तरफ। अच्छा, वाइट चॉकलेट के लिए ये देखें, अब इसमें जाएगा ये वाइट चॉकलेट। इस तरह से हम फैला देंगे इसको इस तरीके से। इसी तरह आप लोग ग्लास में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये रखे हुए ग्लास। आपने ऑरेंज का एक चंक लिया, उसमें आपने कस्टर्ड डाला, फिर आपने ब्रेड डाली, ब्रेड के बाद आपने ऊपर से ड्रिजल कर दिया वाइट चॉकलेट, लाइक डार्क चॉकलेट, ऊपर से रेजिन्स डाल दिए, फिर आपने इसको बेक कर दिया, ठीक है। ये हो गया। थोड़ी सी पाउडर शुगर हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये ऊपर से कैरमलाइज टेस्ट आएगा।
और ये जो हमने ऑरेंज सॉस बनाया है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। चले हम ये बंद कर देते हैं। चले अब मैं ये इसमें रख देती हूँ बेक करने के लिए। तो मैं आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या किया, किस तरह किया। पहले हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। ये देखें इस तरह से होगा, अगर कैमरामैन दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। इस तरीके से ये होगा और मैं ये सीधा बेकिंग उसमें जा रहा है। इसको हम बेक कर लेंगे। चलिए हम रेसिपी की तरफ आते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे 4 से 5 क्रॉसों। ठीक है, 3-4 पैकेट हमने दूध का लिया, उसमें मैंने 1 सिनेमन स्टिक डाली। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड को डिजोल्व करके डाला। हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। उसके बाद मैंने ब्रेड को छोटा छोटा काट के एक बोल में रखा और फिर ऑरेंज हमने कैरामल सॉस बनाया। इसमें मैंने शुगर डाली, थोड़े से किशमिश डाले, ऑरेंज जूस डाला, ऑरेंज पील पाउडर डाला, कैस्टर शुगर डाली या घर की जो भी चीनी होती है उसको भी आप लोग पीस के डाल सकते हैं। आपने इसका कैरामल सॉस बनाया, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। फिर हमने चॉकलेट सॉस की तरफ आ जाइए। डबल बॉयलर किया, पानी रखा, हमने बोल रखा, उसमें चॉकलेट डाला। उसका चॉकलेट 1 टेबलस्पून हमने उसमें बटर डाला और 250 ग्राम हमने ब्लैक चॉकलेट डाली, डार्क चॉकलेट। इसी तरह हमने वाइट चॉकलेट जो है वो बनाया। 1 टेबलस्पून बटर डाल के थोड़ा सा ग्लॉसी लुक आता है उसका, वो हमने उसको डबल बॉयल करके दोनों चॉकलेट्स बना ली। फिर हमने अपना बोल लिया, बोल के अंदर हमने डाला ऑरेंज सिरप, कस्टर्ड डाला, ब्रेड डाली, ऊपर से हमने क्रीम डाली और हमने जो ऑरेंज सिरप बनाया था, कैरामल सॉस बनाया था, हमने ऊपर से वो ड्रिजल करके हमने इसको बेक कर दिया। अब ये बेक होगा 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद फिर ये सर्व होगा, बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसके हम पीसेस काटेंगे। ऊपर वनीला आइसक्रीम आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या ऊपर से कस्टर्ड आप लोगों का बचा तो ऊपर से कस्टर्ड डाल के भी आप लोग ये खा सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत मज़े का है। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इसको, क्योंकि 10 से 15 मिनट हमने इसको बेक करना है। और फिर देखिए मैंने ग्लास यहाँ सजा के रखे हुए, यहाँ से मैंने चॉकलेट का हमने थोड़ा सा स्टाइल दिया। फिर हमने अंदर चंक रखा, हमने ब्रेड रखी, इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे। ठीक है, कस्टर्ड के बाद हमने कैरामल जो सॉस बनाया था हमने वो डालना है। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर थोड़ी सी ड्रिजल करनी है कैस्टर शुगर, वो हमने डाल के हम इस तरह से भी सिंगल सर्विंग हम सर्व कर सकते हैं। और ये हमारे पास रेमिकन है। ठीक है, इसमें भी हम यही कर सकते हैं। आपने देखें ब्रेड का पीस डाला हमने, इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला, वाइट चॉकलेट डाली, थोड़ा सा ऑरेंज कैरामल सॉस ऐड किया हमने, रेजिन्स ऐड किए, क्रीम ऐड करके फिर हम इसको भी हम बेक कर सकते हैं। आप अवन जो हमारी अवन ट्रे होती है उसके अंदर पानी हमने डाल दिया, भर दिया, ज़्यादा नहीं कि वो ओवरफ्लो हो जाए। उसके बाद आपने सारे रेमिकन्स रख दिए। उसके बाद ये पानी के मतलब जैसे पानी नीचे है तो ये ऊपर रेमिकन्स ये अच्छी तरह से भाप में ये बनेगा, तो बिल्कुल पुडिंग टाइप इसका वो हो जाएगा, क्योंकि ये भी पुडिंग की तरह इसके पीसेस कटेंगे तो ये भी पुडिंग। इट्स नॉट ए जिगली जेली टाइप नहीं होगा। तो बस ये मैं आपको पता है इस तरह आप लोग सर्व कर सकते हैं। चलिए हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारा ये भी 10 से 15 मिनट लगेंगे, हम इसको दिखा सकेंगे तो दिखा देंगे आपको, तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल हम न्यू प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, नए गेस्ट के साथ, असफर के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।